स्टार्ट करें बेटे। यस सर। यस सर। यस सर। आ गए सारे बच्चे आ गए? यस सर। ओके, देखो जैसा अभी हमने चैप्टर नंबर 2 करवाया, एक ऐसा ही छोटा चैप्टर हमारा है जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 4 CBS का, है ना? CBS चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 जो कि ई-कॉमर्स का है, काफी बड़ा चैप्टर है। आपका चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो मैं चाहूंगा कि आप या तो चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आप बोलो मेरे को, तो मैं अभी रिवाइज करा दूं। बताओ क्या रिवाइज करवाऊं, चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5? 5 वाले सर। 5 वाला? यस सर। 4 जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब अच्छा भी है, आप लोग उससे खुद भी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 बैंकिंग का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी माना जाता है, तो मैं उसका रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ। 2 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, फिर बाकी चैप्टर 3 चैप्टर रहेगा जो कि आप लोग रिवाइज करेंगे। 2 चैप्टर की रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ। आइए चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन अभी कर लेते हैं। देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग का है। इसमें सबसे पहला और सबसे जो छोटा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनता है कि बैंक जो इस लेवल तक सर्विस को लेके आया है, इसमें इस लेवल तक सर्विस को लेके आए, इसमें किन किन चीजों का कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला अगर उसमें कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एक तो टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है और दूसरा कंट्रीब्यूशन आपका है ग्लोबल बिजनेस का। तीसरा कंट्रीब्यूशन उसमें है दैट इज इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा जाए। और लास्ट में है इंटरनेट ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है। तो 4 चीजों का कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण बैंकिंग इस सर्विस तक डिलीवर करने तक पहुंच पाया है। राइट, तो इसमें 4 चीजों का रोल है। देखो यही अभी आपको मैंने बताया है, की फैक्टर्स दैट हेल्प बैंक टू रीच द लेवल ऑफ सर्विस एट दिस लेवल। तो एक तो आप कहेंगे यहाँ पर आईटी का रोल है, दूसरा आप कहेंगे ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन का रोल है, तीसरा आप कहेंगे कि सक्सेसिव गवर्नमेंट का जो फोकस है कि इसको हम सारे फाइनेंशियल सिस्टम, सारे इंडियंस को हम फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ दें। और फिर हम कहेंगे कि ग्रोथ ऑफ इंटरनेट अक्रॉस द इंडिया, इंडिया में जो इंटरनेट का ग्रोथ है तो इसका इसमें रोल है। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ बेटे, यहाँ पर है कोर बैंकिंग बिजनेस, कोर बैंकिंग फंक्शंस। कोर बैंकिंग फंक्शंस के बारे में है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, फर्दर स्पेसिफिक सर्विसेज सच एज डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी लेटर, क्रेडिट एक्सेट्रा आर प्रोवाइड। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस? बैंकिंग बिजनेस का क्या की फीचर्स है? तो देखो पहला है मॉनेटरी आइटम्स का कस्टोडियन होता है। अब मॉनेटरी आइटम्स में कैश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों होगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को डील करता है, राइट, जिसने भी जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेल, परचेज, सब में पेमेंट वाला पार्ट आता है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को डील करता है। वाइड नेटवर्क ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्पर्स ब्रांचेज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होता है जिसको ऑपरेट करता है। और फ्रॉड चूंकि इंक्रीज होता है बैंकिंग में, तो उसके लिए मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक एंड हाईएस्ट लेवल का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोविजन रखता है। तो देखो ये 4 चीज हो गया जो कि बैंकिंग के फीचर्स में आएगा। बैंकिंग का फीचर और कोर बैंकिंग का फीचर दोनों 2 होगा, याद रखना दोस्तों, बैंकिंग का फीचर, कोर बैंकिंग का फीचर दोनों 2 होगा, दोनों एक नहीं होगा।
तो आइए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मॉनेटरी आइटम्स का कस्टोडियन होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को डील करेगा, और वाइड स्प्रेड जो ब्रांचेज और डिपार्टमेंट होगा उसको डील करेगा, और साथ में मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक्स और हाईएस्ट लेवल का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोविजन ऑपरेट करेगा। अब आता है बेटे यहाँ पर, दैट इज व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। बैंक्स के द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट लेगा, जैसे आप सेविंग डिपॉजिट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, बहुत सारे टाइप के डिपॉजिट होते हैं। ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस लोन देना, ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी देना, परचेज डिस्काउंटिंग देना, है ना, टर्म्स लोन प्रोवाइड करना, तो लोन प्रोवाइड करना ये आपका ग्रांटिंग लोन में चला जाएगा। इसके बाद आता है इसमें, देखो गांव वगैरह में अगर आप जाओगे तो किसान क्रेडिट कार्ड के फैसिलिटी, मुद्रा योजना, मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम भी चलते हैं गवर्नमेंट का, जिसमें लोन की फैसिलिटी होता है एडवांस का। रेमिटेंस का काम, रेमिटेंस में डिमांड ड्राफ्ट, रेमिटेंस में होता है दोस्तों एक जगह से दूसरा जगह पेमेंट ट्रांसफर, एक पेमेंट भेजता है दूसरा पेमेंट रिसीव करता है, तो इसमें आता है एक तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया। डिमांड ड्राफ्ट बहुत ट्रेडिशनल है, जिसमें पेपर के फॉर्म में आप पैसे किसी को देते हो, अपने जाके अकाउंट में जमा कर देता है और वहां पैसा चला जाता है। फिर आता है मेल ट्रांसफर, जिसमें मेल करते हैं आप बैंक के ब्रांच को, और मेल से पैसे का लेन देन होता है, बैंक ट्रांसफर कर देता है उसके अकाउंट में। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में दो बैंक्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली पैसे का ट्रांसफर होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में आते हैं तो इसमें तीन टाइप्स आते हैं, एक आरटीजीएस आता है, एक एनईएफटी आता है, एक आईएमपीएस आता है। जब हम आरटीजीएस की बात करें, यहाँ पर साथ में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इस पार्ट में, इसलिए लगा दिया क्योंकि ये चेंज हुआ है, तो जहां जहां चेंज होगा ना उसके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होगा। मतलब ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा, एक एनईएफटी होगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होगा अक्रॉस द ग्लोब होगा, कहीं भी पैसा भेज सकते हैं आप, लेकिन याद रहे कि 2 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट के लिए आप आरटीजीएस यूज करते हैं। 2 लाख से नीचे या 2 लाख रुपए से नीचे तक का ट्रांजेक्शन है तो एनईएफटी में होगा। अब आ जाओ, एनईएफटी और आरटीजीएस बिजनेस डे में ही यूज होता है, संडे, सैटरडे, सेकंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे, हॉलीडे में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आईएमपीएस होता है। लेकिन आईएमपीएस में जो होता है दोस्तों, इसकी लिमिट थोड़ी कम होती है, लिमिट कम होती है आईएमपीएस का, राइट। इसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी को डीडी देते हो, जब आप किसी को चेक देते हो, तो जिस पार्टी को डीडी देते हो, जिस पार्टी को चेक देते हो, वो अपने बैंक में जाके उसे जमा करता है। जब वो बैंक में उसे जमा कर देता है तो वो बैंक को ऑथराइज करता है कि जाओ मेरे बिहाफ पे पैसा लेके आओ, जाओ मेरे बिहाफ पे पैसा लेके आओ। मतलब जिस बैंक में आपने डीडी जमा किया, चेक जमा किया, तो वो बैंक अब कलेक्शन का काम करेगा, वो कलेक्शन का काम करेगा। तो जो बैंक का चेक होगा, जिस बैंक का, जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक का चेक आपको दिया, पंजाब नेशनल बैंक का चेक आपको दिया और आपने उसे एसबीआई में डाल दिया, तो बताओ कलेक्शन का काम कौन करेगा, कलेक्शन का काम एसबीआई करेगा, एसबीआई करेगा, क्योंकि आपने एसबीआई में वो चेक को डाला। अब आ जाओ, एसबीआई जब आता है पैसा लेने के लिए तो सबसे पहले वो ढूंढता है कि उस एरिया में पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है या नहीं है। जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक का चेक था, अगर पंजाब नेशनल बैंक का चेक नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा उस एरिया में, पंजाब नेशनल बैंक का अगर ब्रांच उस एरिया में नहीं होगा, तो पंजाब नेशनल बैंक किसी न किसी बैंक के साथ अरेंजमेंट करके रखा होगा। जिस बैंक के साथ अरेंजमेंट होगा वहां से वो चेक क्लियर होगा, वहां से वो चेक क्लियर होगा। बेटे माइक को म्यूट कर दो, माइक को म्यूट कर दो। अब आइए क्लियरिंग, जैसे मैंने बोला बेटे कलेक्शन, तो एक तो हुआ कलेक्शन जहां पर आपने चेक जमा किया, ऐसे ही दूसरा काम होता है बैंक का, सर्विस होता है क्लियरिंग। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग का काम करेगा, क्लियरिंग का काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्लियरिंग में लिखा हुआ है, क्लियरिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक। कस्टमर्स ऑफ बैंक के बिहाफ पे आप क्लियर करते हैं। अच्छा, क्लियर करने के लिए ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हो सकता है कि आपके ब्रांच वहां पर हो, या हो सकता है आपका ब्रांच वहां ना भी हो। अगर आपका ब्रांच वहां पर नहीं होगा तो बेटे दूसरे ब्रांच के साथ आपका अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है।
आजकल बेटे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चला है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज चला है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में दो चीज होता है, एक ECS क्रेडिट और एक होता है बेटे ECS डेबिट। क्या बोला हमने? ECS क्रेडिट और ECS डेबिट। देखो जब हम ECS क्रेडिट और ECS डेबिट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। अपोजिट में आ जाओ, एक अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे अगर हम शेयर डिविडेंड की बात करें तो शेयर डिविडेंड में क्या होता है कि एक शेयर डिविडेंड का अकाउंट डेबिट होता है और जितने भी आदमी के पास शेयर्स होते हैं सबका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो इसे हम ECS डेबिट कहेंगे। लेकिन अब आ जाओ, जब आप बैंक की बात करोगे तो बैंक में एक अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन जितने लोग उस बैंक में बेटे लोन जमा करते हैं उस सारे लोगों का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो इसको हम लोग ECS क्रेडिट कहेंगे, ECS क्रेडिट कहेंगे। तो ये डेबिट होता है और ये बेटे क्रेडिट होता है। अब आइए इसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है बेटे बैंक ये देता है बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन उस लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करता है सप्लायर के पास। जब सप्लायर के पास सामान खरीदने जाता है तो वहां पर वो लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा देता है और लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा के कहता है कि देखो अगर मैं पैसा नहीं दिया ना तो जो बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक तुम्हें पैसा देगा। अब आज लेटर ऑफ गारंटी ये भी मिलता है बिजनेसमैन को, लेकिन ये किसके लिए मिलता है? बायर्स के लिए मिलता है, बायर्स के लिए। मान लो जो बिजनेसमैन है, मान लो बिजनेसमैन रियल एस्टेट की कंपनी है, तो रियल एस्टेट की कंपनी अब वो कहती है कस्टमर्स को, बायर्स को कि मेरे यहाँ घर खरीदो, जब तक घर का हम डिलीवरी नहीं देंगे तब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे पे हम 11% का तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। तो बायर कहता है कि मुझे कैसे भरोसा होगा कि तुम 11% का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दोगे, इस बात का मुझे गारंटी दो। तो बैंक का गारंटी पेपर दिखा देता है कि देखो ये गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, बैंक ले रहा है, मतलब मैं अगर नहीं दिया तो बैंक तुम्हें देगा। तो देखो अगर सेलर को पैसा बायर नहीं देता है, बायर मतलब बिजनेसमैन नहीं देता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट से पैसा होगा। अब आ जाओ, बायर को अगर कमिटमेंट अगर सेलर पूरा नहीं करता है तो बायर को पैसा बैंक देगा, इसके लिए लेटर ऑफ गारंटी होता है। अब आइए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। हाँ बोलो सर, एक बार ECS क्रेडिट और डेबिट दिखाना अपने नोट से। हाँ ये देखो यहाँ सर ये टाइप उल्टा ऑफ, नहीं है, यहाँ पे ECS डेबिट बुक में उल्टा लिख रखा है कि ECS जो डेबिट होता है ना उसके अंदर लोन वगैरह के लिए होता है, जो क्रेडिट होता है वो डिविडेंड के लिए होता है। क्रेडिट के अंदर मल्टीपल अकाउंट जो होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। एक मिनट ECS इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ सिंगल रिसीवर ऑफ, हाँ ये अपोजिट है सॉरी, ये अपोजिट है, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, सही बोला। जब हमने ये पढ़ा था तब भी हुआ था कि पुराने मॉड्यूल में कुछ ऐसा था और नए में चेंज हुआ था फिर। हाँ नहीं ठीक है Yes, ये सही है। ECS क्रेडिट में होता है, क्रेडिट में होगा कि मल्टीपल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा और एक अकाउंट डेबिट होगा, यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। यही कह रहे हैं ना आप? जी सर, जी सर। और ECS डेबिट में जो होगा वो आपका मल्टीपल अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये अपोजिट होगा बेटे, सही बात है। देखो अब आ जाओ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में बेटे, क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, बैंक आपको क्रेडिट देता है, कार्ड होल्डर को क्रेडिट देता है, ठीक है। एक स्पेसिफाइड डेट होगा जिसको हम बिलिंग साइकिल कहते हैं, बिलिंग डेट होता है, उसी तारीख को जो बिलिंग का साइकिल होगा उतने ही तारीख को आपका बिल बनेगा हर महीने का, और उसके बाद 20 दिन का आपको पीरियड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के कुछ नेटवर्क कंपनी है, जैसे वीजा है, इसमें मास्टर आता है, रुपे है, अमेक्स है, वीजा, मास्टर, रुपे और अमेक्स, ये कार्ड नेटवर्क कंपनी है जो इसको ऑपरेट करती है। इसके बाद है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके सेविंग अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें
आपके अकाउंट में जब पैसा होगा तभी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद है अदर बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें बैक ऑपरेशन है। बैक ऑपरेशन में सपोर्ट और मैनेजमेंट का काम होता है बेटे, रिपोर्टिंग का काम होगा। सपोर्ट, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, ये बैक ऑपरेशन का काम है। रिटेल बैंकिंग जो कि ब्रांच पे होता है, ब्रांच पे रिटेल बैंकिंग होता है। जितने भी कस्टमर हाई नेटवर्थ वाले होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अब इन कस्टमर्स के लिए जो बैंकिंग होता है उसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैंकिंग कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, बेटे बैंक चूंकि थर्ड पार्टी पैसा को डील करता है, जैसे हमारे और आपसे पैसा लेता है और फिर उसी पैसे को मार्केट में लगाता है, उसी पैसे को मार्केट में लगा के तब फिर पैसा कमाता है, फिर हमें भी इंटरेस्ट देता है और अपनी खर्चे भी चलाता है, फिर प्रॉफिट भी दिखाता है। तो बैंक को रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर रिस्क मैनेज नहीं करेगा तो बैंक के पास बहुत सारे फ्रॉड हो जाएंगे। जो आदमी लोन लेगा, गलत आदमी को लोन चला जाएगा, लोन का पैसा रिकवर नहीं होगा। तो इसके लिए बैंक अपने यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का काम भी बैक ऑफिस में चला के रखता है। फिर कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज है बैंक का, जैसे लोन का काम, बेटे अंडर राइटिंग का काम। अंडर राइटिंग का काम जो होता है ना, लोन का ही एक पार्ट है। जब लोन के लीगल वगैरह सारा फाइनल हो जाता है तो अंडर राइटिंग टीम के पास जाता है चेक प्रिंट होने के लिए, डीडी प्रिंट होने के लिए। तो ये अंडर राइटिंग प्रोसेस कहते हैं उसे। इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस का काम। आजकल बैंक में लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी बैंक में होने लगा है बेटे। अब आ गया व्हाट डू मीन बाय सीबीएस। सीबीएस का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, एक तो आप कहोगे कॉमन आईटी सॉल्यूशन होता है, जिसमें एक सेंट्रल डेटाबेस होगा जो इंटायर बैंकिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट देगा। फिर आप कहेंगे आईटी सॉल्यूशंस होता है जो वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज को सर्विस करता है, रेंडरिंग का काम करता है। सीबीएस सेंट्रलाइज, बच्चे कुछ भी करो सेंट्रलाइज वर्ड जरूर यूज करना, बगैर सेंट्रलाइज वर्ड का सीबीएस का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। सीबीएस में सेंट्रलाइज वर्ड यूज होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहता है सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो अलाउ करता है बैंक को टू स्केल अप ऑपरेशन। बैंक अपने ऑपरेशन को स्केल अप करता है, बेटर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर के सर्विस को इम्प्रूव कर देता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों मर्ज होता है। मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं हम और आईटी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी बैंक के जो बेसिक नीड है, जो कोर नीड है, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं बेटे। अब आ जाइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सीबीएस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो सीबीएस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कहेंगे बेटे एक तो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर होगा, सेंट्रल डेटा सर्वर होगा जहां पर डेटा सेंटर्स होंगे, जहां पर सारा डेटा स्टोर होगा, सारा सर्वर स्टोर होगा, सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर होगा। अब आइए, ब्रांच एक डिलीवरी चैनल का काम करेगा, नथिंग एल्स। सर्विस डिलीवरी के अलावा ब्रांच का कोई काम नहीं होगा। सीबीएस सेंट्रलाइज बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, मतलब सारा सॉफ्टवेयर एक जगह पर होगा, सारे सिस्टम एक जगह पर होगा, जहां से बैंकिंग इंडस्ट्री का जितने भी नीड्स हैं वो सारे फुलफिल होंगे। सीबीएस एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। सीबीएस कहता है कि कस्टमर अब बैंक का होगा, ना कि ब्रांच का होगा। देखिए, कस्टमर इज अ कस्टमर ऑफ बैंक, नॉट ऑफ द ब्रांच। फिर ये सीबीएस मॉडलर अप्रोच होता है। मॉडलर का मतलब जरूरी नहीं है कि सारे बैंकिंग के फंक्शंस में सीबीएस एक साथ इंप्लीमेंट हो। आप इसे पार्ट बाय पार्ट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कर सकते हैं, फेज वाइज कर सकते हैं। सीबीएस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट भी कर देता है। जैसे बेटे आप डिफरेंट, मान लो इंश्योरेंस के प्रीमियम को आप लिंक कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो उसको आप लिंक कर सकते हो। तो ये सब लिंकिंग का काम भी यहाँ पर होता है सीबीएस मॉड्यूल में। अब आता है प्रोमिनेंटली अवेलेबल कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बताओ मार्केट में जो अवेलेबल हो। बेटे यहाँ एमटीपी नवंबर 18 में देखो 4 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक पे है कि a bank PQR has many branches all over India. However, the competent authority intends to bring all the branches together under one umbrella and make it a centralized. For that, identify most prominently available core banking software. तो जो core banking software available है, एक बेटे फिनाकल है जिसको कि इन्फोसिस ने बनाया, फिर फिनवन है जिसको न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है,
फ्लेक्स क्यूब है जिसको ओरेकल ने डेवलप किया है, बान सीएस है इसको टीसीएस ने डेवलप किया, बैंकमेट को एससीएल ने डेवलप किया। ये सारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं आपके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि यहाँ पर है 5B। मिस्टर एक्स हैज ओपन, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, May 20 का। ओपन न्यू अकाउंट CFG एंड बैंक प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग। देखो 3 बैंकिंग है, इंटरनेट, मोबाइल और फोन बैंकिंग। मिस्टर एक्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ दिस बैंकिंग, तो कहता है ये चीज आप एलाबोरेट करो, मतलब आपको इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग को एलाबोरेट करना है। बेटे जब हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं तो याद रखना यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होगा, दैट इज जो आप www.kotakbank.com, मतलब आप बैंक का वेबसाइट यूज करते हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। इंटरनेट बैंकिंग में ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल होता है। मोबाइल बैंकिंग, जब आप उस बैंक का ऐप इस्तेमाल करते हो तो आप समझो मोबाइल बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब आइए फोन बैंकिंग, जब आप कस्टमर केयर पे IVR सिस्टम पे फोन करते हो तो आप समझ लो आप फोन बैंकिंग यूज कर रहे हो। फोन बैंकिंग में सबसे कम सर्विसेज अवेलेबल होता है, सबसे ज्यादा सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल होगा। यहाँ पर की मॉड्यूल्स बताना है आपको बैंक का, तो की मॉड्यूल्स में क्या क्या होगा देखिए, फ्रंट एंड पे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग। बैक एंड पे बेटे बैक ऑफिस, डेटा वेयरहाउस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम एंड ATM स्विच, राइट। और ये सब सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली सेंट्रल सर्वर से ही इसका कनेक्शन होगा। अब आइए बेटे बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में आपको मैंने पहले बोला है बेटे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, सपोर्ट का काम होगा, मैनेजमेंट का काम होगा, रिपोर्टिंग का काम होगा, मॉनिटरिंग का काम होगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस का काम, IT सर्विसेज का काम, सेटलमेंट का काम, क्लियरेंस का काम, ये सारा का सारा काम बैक ऑफिस का होगा। क्या बैक ऑफिस तक कस्टमर जा सकता है? बैक ऑफिस तक कस्टमर जाएगा, बोलो बेटे। कस्टमर वर्ड कहीं मत लिखना, यहाँ तक कस्टमर नहीं जाता। अब आइए डेटा वेयरहाउस का काम, आप सब जानते हो डेटा वेयरहाउस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, जितना भी डेटा हमारा होगा वो सारा डेटा हम यहीं पर स्टोर करेंगे, तो डेटा वेयरहाउस होगा। क्रेडिट कार्ड सिस्टम, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स का मैनेजमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट मैनेजमेंट होगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड के लेजर फंक्शंस का काम होगा, क्रेडिट कार्ड इशू का काम होगा, क्रेडिट कार्ड के टर्मिनेशन का काम होगा, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड मैनेजमेंट का काम होगा। सारा काम क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड सिस्टम में होगा। अब आइए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहाँ पर बेटे जो ATM की फैसिलिटीज आपकी सर्विस मिलती है उसके लिए यहाँ पर ATM मशीन की है। ATM देखो इसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट, मतलब यहाँ पर कस्टमर्स इंटरैक्ट करेगा, customers to complete basic transaction without help of branch representative, that is cashier। बगैर कैशियर के मदद से मशीन से अगर कस्टमर काम कर लेता है तो ATM है जहां से कस्टमर काम करता है, कैश डिपॉजिट भी कर देगा, कैश को एक्सेस विड्रॉ भी कर लेगा। यहाँ पर क्विक सेल्फ सर्विस होता है एवरीडे बैंकिंग के लिए। सेंट्रल सर्वर, अब बेटे यही हो गया जो कि आपका कोर, जो कोर वर्ड है बेटे, कोर का मतलब सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये कोर का मतलब हुआ ये एक्चुअल में सेंट्रल सर्वर ही प्रोवाइड कराता है, मतलब सारी जगह से डेटा सेंट्रल सर्वर पे आएगा, सेंट्रल सर्वर से डेटा जाएगा, किसी के पास डेटा स्टोर नहीं होगा। तो डेटा सर्वर सारा चीज सेंट्रल सर्वर पे होगा, सॉफ्टवेयर ऑल थिंग्स विल बी एट द सेंट्रल सर्वर, राइट। हर ब्रांच के पास अपना लोकल सर्वर होगा, लेकिन बेटे जो डेटा स्टोरेज होगा वो सारा का सारा सेंट्रल सर्वर पे होगा। हाँ, पहले जो होता था बेटे वो तरीका थोड़ा सा गंदा था। क्या तरीका गंदा था कि लोकल सर्वर पे डेटा होता था और एंड ऑफ द डे, जब डे एंड हो जाता था तब वो सेंट्रल सर्वर को अपडेट करता था, जिसमें बहुत सारी परेशानी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था बेटे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होता, आज के डेट में रियल टाइम बेसिस पे होता है कि इधर ब्रांच में डेटा इंटर हुआ, ATM में डेटा इंटर हुआ और सेंट्रल सर्वर अपडेट हो गया। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आप बैंक का वेबसाइट यूज करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा
कि कस्टमर ऑफ बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंडक्ट रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट यूज करते हैं, आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट ओपन, अकाउंट डिटेल व्यू कर सकते हैं, चेकबुक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लॉट मोर। इसके बाद है बेटे मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप इसमें मोबाइल ऐप यूज करते हैं, थोड़ी सी सर्विस उससे कम होगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके लिए मोबाइल आप ऐप डाउनलोड करते हैं, अलग अलग, एप्पल के लिए अलग होगा बेटे, एंड्रॉइड के लिए अलग मोबाइल ऐप होगा, ब्लैकबेरी के लिए अलग होगा, विंडोज के लिए अलग होगा। फोन बैंकिंग, इसमें आप फोन बैंकिंग में फोन करते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर पे, और फोन के माध्यम से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को, और इंस्ट्रक्शन से आपका टास्क एग्जीक्यूट होता है। ब्रांच बैंकिंग, इसमें आप ब्रांच में जाते हैं काम करने के लिए, बगैर ब्रांच में गए हुए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ब्रांच में आखिर क्या क्या काम होता है, देखो ब्रांच का काम है मैनुअल क्रिएट करना, मैनुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, जिससे कि सॉफ्टवेयर को यूज करने में एम्प्लॉयज को मदद मिल जाए। इंटरनल ऑथराइजेशन, बेटे बैंक में एक्चुअली एक आदमी काम करता है तो दूसरा आदमी उसको चेक करता है, तो ऑथराइजेशन का काम। बिगिनिंग ऑफ डे, लेजर वगैरह को ओपन करना, एंड ऑफ द डे, लेजर को क्लोज करना, रिपोर्ट रिव्यू फॉर कंट्रोल एंड एरर, ये हो गया। अब आता है बेटे यहाँ पर, दैट इज briefly explain the core features of core banking software। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था बैंकिंग का फीचर्स, अब कोर बैंकिंग का आ गया। प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए सबसे पहला क्या कहता है, पब्लिक मनी को डील करता है, बेटे वहां भी था पब्लिक मनी के, वहां पर मॉनेटरी आइटम था, ठीक है। दूसरा इन एडिशन, इसके अलावा क्या कहता है, देखो बेटे ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग फैसिलिटी देता है, ट्रांजैक्शन इमीडिएटली पोस्ट हो जाता है, डेटाबेस तुरंत अपडेट हो जाता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन कर दिया इसने, सेपरेट हायरार्की बना दिया बिजनेस और ऑपरेशंस का, बिजनेस एंड सर्विस आर प्रोडक्टाइज, मतलब आपके जैसे सर्विस सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट फॉर मेल, सेविंग अकाउंट फॉर फीमेल, सेविंग अकाउंट फॉर किड्स, सेविंग अकाउंट फॉर ओल्ड एज, सेविंग अकाउंट फॉर मिड एज, मतलब सेविंग अकाउंट फॉर एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट, सेविंग अकाउंट फॉर अनएम्प्लॉयड, ये सारा देखो कितना बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बेटे इसको डिवाइड कर देगा, तो प्रोडक्टाइज कर दिया। रिमोट इंटरेक्शन विद कस्टमर के साथ इंटरेक्शन जो होगा वो रिमोट होगा, किसी भी एरिया से कस्टमर इंटरैक्ट कर सकता है। रिलायंस ऑन ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग, ट्रांजैक्शन साथ के साथ बैलेंस होता रहेगा बेटे, इधर आप एटीएम से पैसा निकालोगे आपका अकाउंट बैलेंस जो होगा अपडेट हो जाएगा, इधर आप ब्रांच से पैसा निकालोगे तुरंत बैलेंस अपडेट हो जाएगा। हाईली डिपेंडेंट सिस्टम बेस्ड कंट्रोल, सॉफ्टवेयर वाला कंट्रोल यूज होगा। ऑथराइजेशन अकर विद इन द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन आप यूज करने जाएंगे बगैर ऑथराइजेशन का कोई एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते। इंक्रीज एक्सेस बाय स्टाफ एट वेरियस लेवल बेस्ड ऑन ऑथराइजेशन, डेली, हाफ ईयरली, एनुअली क्लोजिंग होगा। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे लोन का ईएमआई है तो लोन का ईएमआई क्या हो गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, इसका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होगा, मतलब 12 तारीख को लोन का ईएमआई जाना है तो 12 तारीख को सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और लोन के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देगा। सेंट्रलाइज इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल अकाउंटिंग for all accounts and accounting types, any type anywhere access, कहीं से भी कभी भी आप किसी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एमटीपी में 19 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में आया हुआ है, मेजर कंपोनेंट बताइए सीबीएस का। बेटे जब हम मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं सीबीएस का, तो एक तो इसमें डेटाबेस एनवायरनमेंट होगा, एक इसमें एप्लीकेशन एनवायरनमेंट होगा, राइट। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट का काम होता है एप्लीकेशन सिस्टम को डेवलप करना। वेब एनवायरनमेंट हो गया, मतलब वेबसाइट के लिए, ये वेबसाइट के लिए हो गया। सिक्योरिटी सॉल्यूशन होगा जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। कनेक्टिविटी टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स होगा, मतलब जो डेटा सेंटर्स है, फिर एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स होगा कि अगर मेन डेटा सेंटर हमारा करप्ट हो गया तो हम डिजास्टर रिकवरी सेंटर पे फॉल बैक करेंगे, वहां से ऑपरेशन को चालू कर लेंगे।
network solution architecture to provide total connectivity, enterprise security architecture होगा, branch and delivery channel होगा, online transaction monitoring for fraud and risk management। बेटे ये सारा आपका कंपोनेंट्स होता है कोर बैंकिंग सिस्टम का। अब देखिए यहाँ नवंबर 18 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया कि क्या की एस्पेक्ट इनबिल्ट है आर्किटेक्चर ऑफ कोर बैंकिंग में। बेटे जब आप कोर बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंटीग्रेट होता है कि ब्रांच से कैसे एटीएम में डेटा फ्लो होगा, एटीएम से ब्रांच में कैसे होगा, कैसे नेट बैंकिंग से डेटा वहां फ्लो होगा। तो ये ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है। तो देखो इंफॉर्मेशन फ्लो ऑलरेडी इनबिल्ट होगा। अच्छा अभी अभी आपने फीचर में पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो होता है सर्विस जो होता है वो प्रोडक्टाइज हो जाता है। तो यही तो हुआ कस्टमर सेंट्रिक, मतलब अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग आप सर्विस देते हैं जबकि सर्विस एक ही होती है, सेविंग अकाउंट की सर्विस होती है लेकिन अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग होता है। तो सॉफ्टवेयर में इस बात का प्रोविजन होता है, सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है, इंसान ये काम बड़ा मुश्किल से करेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा होता है, मतलब आपको सीबीएस सॉफ्टवेयर अगर आपके यहाँ लागू है तो आप ये निश्चिंत हो सकते हो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस बैंक में फुलफिल हो रहा है। फिर आइए रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, मतलब आपके रिसोर्स जो होगा बैंक में वो रीयूजेबिलिटी होगा, फास्टर टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब आ गया बेटे कि आपसे अगर पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, या आपसे पूछा जाए सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट बताइए, या आपसे पूछा जाए प्रॉक्सी सर्वर बताइए या एटीएम चैनल सर्वर बताइए, तो इसके लिए आपको आईटी एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। देखो इतना कुछ आपके आईटी एनवायरनमेंट में है, जैसे क्लाइंट में टेलर, एटीएम, पॉस, बेटे सब फ्रंट एंड हुआ जहां से क्लाइंट जुड़ता है। अब आइए इसके और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में चैनल सर्वर है, जैसे वेब सर्वर है ये वेबसाइट को कनेक्ट करेगा, वेब और एसएमएस सर्वर है ये मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा, एटीएम स्विच है तो ये एटीएम को कनेक्ट करेगा, ये ब्रांच सर्वर है तो ये ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए, आईवीआर है फोन बैंकिंग को कनेक्ट करने के लिए, इंटरएक्टिव वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब इसमें एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस है, होस्ट कनेक्ट है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर है। फिर इसके बाद ये होस्ट सर्वर है यही आपका सेंट्रल सर्वर हो गया जो एक जगह पर आपका डेटा हुआ। अब आइए एप्लीकेशन सर्वर, हम सब लोग जानते हैं प्रोसेस करेगा, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, राइट, डेटा स्टोर नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा। डेटाबेस सर्वर सारा डेटा रखेगा। अब आइए एटीएम चैनल सर्वर, बेटे जैसे आपका डेबिट कार्ड आपको मिलता है या क्रेडिट कार्ड मिलता है तो जितने भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उन सब का जो डेटा स्टोर होता है वो एटीएम सर्वर पे होता है। एटीएम सर्वर का चैनल सर्वर का प्रोविजन इसलिए भी दिया गया कि मान लो किसी कारण से हमारा सेंट्रल सर्वर डेटाबेस सर्वर व्यस्त हो और एटीएम पे उस समय में आदमी कार्ड इंसर्ट कर रहा हो पैसा निकालने के लिए, तो बेटे यहाँ पर एक पॉजिटिव बैलेंस फाइल इस्तेमाल होता है, पीबीएफ पॉजिटिव बैलेंस फाइल। ये देखिए पीबीएफ पॉजिटिव बैलेंस फाइल यहाँ पर होता है। जो पॉजिटिव बैलेंस फाइल क्या करता है, अपडेट करके एटीएम में जो बैलेंस अपडेट हुआ उसे स्टोर कर लेता है, और जैसे ही सेंट्रल सर्वर फ्री होगा उसको फाइल जो होगा अपडेट कर देगा कि देखो कस्टमर ने पैसे निकाल लिए हैं, अब इसका ये बैलेंस है, प्लीज इसको अपडेट कर दो, राइट। बट एक बात ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए क्या एटीएम चैनल सर्वर कस्टमर्स का डेबिट कार्ड होल्डर का पिन स्टोर करेगा, तो कहना नहीं, पिन स्टोर नहीं करेगा। अब आइए इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या करता है, जो नेट बैंकिंग का यूजर है, जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर है उसका ये डेटा रखता है, यूजर आईडी, पासवर्ड, किस ब्रांच से वो कनेक्टेड है, किस ब्रांच का वो कस्टमर है, ये सारा डिटेल इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर रखेगा। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, बेटे देखो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर तो क्या रखा, यूजर आईडी और पासवर्ड, लेकिन ये जो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर है ये क्या करता है,
ये उस डेटा को बेटे कंपेयर करता है। जब कोई यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड इंसर्ट करता है तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर जो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे यूजर आईडी पासवर्ड रखा हुआ है उस पासवर्ड को लेता है, जो कस्टमर से पासवर्ड आया दोनों को ये कंपेयर करता है और कंपेयर करने में अगर मैच कर जाता है तो यूजर को अलाउ कर देता है। इसके बाद है वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर जो होता है ये बैंक का वेबसाइट है बेटे। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर में http www.kotakmahindrabank.com जैसे इंसर्ट करते हो तो बेटे वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन पहले चेक करता है। जब उसे चेक सही मिलता है कि हाँ सही यूजर आ रहा है हमारे को एक्सेस करने के लिए, तब जाके बेटे वो क्या करता है वेबसाइट का पेज ओपन कर देता है उसके मशीन पे। फिर वहां पर लॉगिन के लिए विंडो खोल देता है। आप लॉगिन करते हैं, फिर वो लॉगिन जाता है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पे। फिर वहां पर वो चेक होता है, अगर सही निकला तो बेटे वेब सर्वर से आपको सर्विस मिलनी शुरू हो जाती है। अब आइए प्रॉक्सी सर्वर है, सिक्योरिटी के लिए सर्वर होता है। जितना भी कनेक्शन सेंट्रल सर्वर पे होगा, यूजर का जितना भी कनेक्शन सेंट्रल सर्वर पे होगा बेटे वो सब प्रॉक्सी सर्वर होते हुए होगा। बगैर प्रॉक्सी सर्वर का आप सेंट्रल सिस्टम पे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है सर्वर से, आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है और वो इनडायरेक्ट कनेक्शन प्रॉक्सी सर्वर ही करता है। मतलब पहले कस्टमर प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होगा, वहां सिक्योरिटी चेक होगा, फिर जाके आप कनेक्ट होते हैं दैट इज मेन सर्वर से, चाहे वो आपका एप्लीकेशन सर्वर हो चाहे डेटाबेस सर्वर हो। इसके बाद है एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर सर्वर। बेटे आप तो जानते ही हो जितना भी एप्लीकेशन होगा बेटे होस्ट पे वो सारा पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से चेक होगा, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर वहां पर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है फंक्शनल आर्किटेक्चर बताइए सीबीएस का। अगर आपसे फंक्शनल आर्किटेक्चर पूछा जाए सीबीएस का तो देखो, एक तो इसमें इंटरप्राइज सीआरएम होगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन चैनल, नॉलेज बेस, 360 डिग्री व्यू। फिर प्रोडक्ट फैक्ट्री होगा बेटे। प्रोडक्ट फैक्ट्री में दो टाइप के मेन प्रोडक्ट होंगे, एक कस्टमर बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग होगा। कस्टमर बैंकिंग में कंज्यूमर बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट होगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस होगा। कंज्यूमर बैंकिंग में सेविंग अकाउंट होगा, रिटेल लोन होगा, टर्म डिपॉजिट होगा, मॉर्गेज और इस्लामिक बैंकिंग होगा। इस्लामिक बैंकिंग बेटे दोनों जगह कॉमन है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी इस्लामिक बैंकिंग होगा, कंज्यूमर बैंकिंग में भी। देखो कॉर्पोरेट बैंकिंग कंज्यूमर में फर्क ये है, ये कंपनी के लिए होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग और ये एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए होता है, राइट। ऐसे ही वेल्थ मैनेजमेंट है बेटे, इंश्योरेंस का काम, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज एंड बेटे म्यूचुअल फंड का काम। ट्रेड फाइनेंस में करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फाइनेंसिंग, डॉक्यूमेंट्री, क्रेडिट और गारंटी, ये सब ट्रेड फाइनेंस का काम है। फंक्शनल सर्विसेज में बेटे यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गया, स्विप्स और पोलिंग हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, लिमिट और कोलेट्रल, बिल पेमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्लियरिंग एंड रेफरल, ये सब आपका फंक्शनल सर्विस में आएगा। रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट में इंटरेस्ट और टैक्स, एक्सचेंज रेट, ये सब रीयूजेबल इसलिए कहा गया क्योंकि बार बार होता है, राइट। फीस और चार्जेज, इन्वेंट्री, चैनल रूल्स, डॉक्यूमेंट, ये सब आपका। इसके बाद बेटे अकाउंटिंग बैकबोन हो गया जिसमें जनरल लेजर, मल्टी करेंसी, ट्रांजैक्शन मैनेजर। लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, 24/7 बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होगा, फिनेकल स्टूडियो प्रोवाइड होगा, सिंगल साइन ऑन की व्यवस्था होगी। सिंगल साइन ऑन का मतलब हुआ एक बार अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो पहले उसे लॉग आउट होइए तब दोबारा लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके बाद है बेटे एक्सप्लेन इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस अंडर सीबीएस। अब इंटरनेट बैंकिंग
आप पहले ब्रांच में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कहते हैं हमारे को इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाए। बैंक क्या करता है, आपकी कुछ चीज चेक करने के बाद, आपके एड्रेस चेक करने के बाद, आपको आपकी आईडी प्रूफ चेक करने के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देता है। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलते ही आपका यूजर आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाता है। जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, आपको कहा जाता है उसको तुरंत चेंज करने के लिए आप उसे चेंज कर लेते हैं। फिर वो यूजर आईडी पासवर्ड आपका इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे स्टोर हो जाता है। फिर जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आप लॉगिन करते हैं, बेटे वेब सर्वर खुलता है, वेब सर्वर में आप यूजर लॉगिन पे जाते हैं, आपका डेटा IBES पे जाता है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा, वो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर से आपका पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों मैच कर जाएगा तो वेब सर्वर को इंटीमेशन देता है ये कि इनको सर्विस देना स्टार्ट कर दो। वहां से आपको सर्विस मिलना शुरू हो जाएगा, सर्विस मिलना आपके शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि जैसे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा तो आपको पासवर्ड चेंज की सर्विस, बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस, फंड ट्रांसफर की सर्विस, पास चेकबुक रिक्वेस्ट की सर्विस, स्टॉप पेमेंट, कॉपी स्टेटमेंट अकाउंट, ATM क्रेडिट और कार्ड और रिलेटेड क्वेरीज, आपको ये सारे सर्विस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं बेटे। तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस हो गया। अब आइए ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा बेटे, तो बड़ा सिंपल है। कस्टमर्स आता है, देखो ऑर्डर प्लेस करता है, मर्चेंट के वेब सर्वर जो होते हैं बेटे, वहां से पेमेंट गेटवे पे रिक्वेस्ट चली जाती है, मतलब मर्चेंट वेब सर्वर से आप पेमेंट गेटवे पे चले जाते हैं, पेमेंट गेटवे पे बैंक पे जाते हैं, फिर वहां से फंड ट्रांसफर होता है। और इतने में जैसे फंड ट्रांसफर हो जाता है तो सर्वर का रिस्पॉन्स ऑर्डर प्लेसिंग पे आ जाता है कि आपका फंड ट्रांसफर हो गया बेटे। इसके बाद आपको जो भी सर्विस आप लेते हैं वो सर्विस आपको अवेलेबल करा दी जाती है। प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी सर्विस आपका होगा वो सर्विस आपकी अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ CBS का डिप्लॉयमेंट स्टेजेज, मतलब अगर हम CBS सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करें, इंस्टॉल करें तो क्या क्या स्टेज आएगा। पहला स्टेज आएगा प्लानिंग का। प्लानिंग में हम ये करते हैं कि हमारा जो CBS है ये CBS स्ट्रैटेजिक और बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है अप्रूवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट से हमें इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर हम मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं तो अपने लिए राइट वेंडर्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर आता है। डिजाइन डेवलप का मतलब होता है मेक, इतना दूर हो गया मेक, ये हो गया बेटे मेक, और ये हो गया प्रोक्योर मतलब हो गया बाय। तो मेक और बाय का डिसीजन बेटे, लेकिन आजकल जो होता है वो मेक वाला ऑप्शन कम चलता है, बाय वाला ऑप्शन ज्यादा चलता है, क्योंकि कोई भी आदमी टेंशन नहीं लेना चाहता है, वो बाय कर लेता है और बाय में अच्छा फैसिलिटीज भी मिल जाता है। मेक में पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, फैसिलिटीज अच्छा नहीं मिलेगा आपको। फिर हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग के बाद हम उसे इम्प्लीमेंटेशन में भेज देते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर उसका मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस में अगर प्रोग्राम में कोई बग है मतलब एरर है तो उसको फिक्स करते हैं, नया वर्जन को लोड करते हैं। सपोर्ट का काम होता है बेटे। फिर अपडेशन, देखो मेंटेनेंस में और अपडेशन में फर्क ये है कि ये जो अपडेशन हमारा है ये अपडेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है इसलिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब अपडेशन है, रूल बदल रहे हैं, रेगुलेशन बदल रहे हैं, आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऑडिट का काम सबसे लास्ट का काम होता है। इसके बाद आता है बेटे कि CBS सिस्टम के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। देखो 5 टाइप के रिस्क एसोसिएट होगा, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, IT रिस्क। जो ऑपरेशनल रिस्क होता है बेटे वो बेसिकली ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। जैसे बैंक का रिपुटेशन का लॉस हो जाना, तो बैंकिंग सिस्टम बैठ सकता है आपका, बंद हो सकता है। कस्टमर छोड़ के भाग रहा है आपके बैंक को, कस्टमर कह रहा है यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर, तो नाम मार्केट में खराब होना, उसे लगे कि यहाँ तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डेटा चोरी हो जाती है। अच्छा, कोर्ट आपको कुछ पेनल्टी, फाइन वगैरह लगा देते हैं बेटे, ये सब के सब आपका ऑपरेशनल रिस्क में जाएगा। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि मार्केट में
जिसको आपने लोन दिया था, गलत आदमी को आपने लोन दे दिया, वो लोन आपका रिकवर नहीं हो पाया, ये क्रेडिट रिस्क में जाएगा। मार्केट रिस्क में बेटे आपने जहां पैसा लगाया वो पैसा आपका जो जिस जगह पर आपने पैसा लगाया, जो फ्यूचर सोच के लगाया, वो फ्यूचर आपने जो सोचा था वो सही साबित नहीं हुआ, तो ये मार्केट रिस्क होगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क, आपने जो बैंक के लिए स्ट्रेटजी बनाया वो आपका फेल हो गया और आपकी बैंकिंग बंद हो गई, आपका बैंकिंग सिंक हो गया। जहां पर 5000 ब्रांचेस थे, अब आपके महज 10 ब्रांचेज हैं, धीरे धीरे आप बंद ही हो जाएंगे। आईटी रिस्क, ये जितने भी रिस्क हैं ये आईटी से रिलेटेड रिस्क होता है, जिससे हम आईटी रिस्क कहते हैं बेटे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, देखो यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क है, कहता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस होता है बैंक को। This risk can be associated with inadequate or failed internal process. ये जब इंटरनल प्रोसेस आपका फेल होगा तब ये रिस्क अकर होगा। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क आता है, देखो इरिकवरेबल, आपका लोन जो हो गया वो इरिकवरेबल हो गया, मतलब नॉन पेमेंट हो गया। मार्केट रिस्क में जहां पर आपने पैसा लगाया था, ट्रेडिंग जो पैसा लगाया था व्यापार में, वो पैसा आपका डूब गया। मान लो किसी कंपनी में आपने शेयर में पैसे लगाए थे, आपने फॉरेन एक्सचेंज में पैसे लगाए थे, जहां भी लगाया वो पैसा आपका डूब गया। स्ट्रेटेजिक रिस्क में आपका जो स्ट्रेटजी था वो स्ट्रेटजी फेलियर हो गया, पूर्ण रूप से आपका स्ट्रेटजी फेल हो गया, राइट। इसके बाद आता है आईटी रिस्क, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिस्क अकर्ड होता है ये आपका आईटी रिस्क में अकर होगा। अब बेटे यहाँ पर देखो, तो नवंबर 20 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है ये। From a risk assessment coverage point of view, it is critical to ensure bank can impart advanced training staff risk में explain any 6 common IT risk related to CBS। बेटे देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में हमें कितना समय लगा, इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में हमने कितना कम समय लगाया। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने में कम समय लगाना है, आपको फटाफट पता चल जाएगा। देखो ये सब किसी काम का नहीं है, केवल ये क्वेश्चन इतना ही में ही है। ये क्वेश्चन तो इतना जो दिया है केवल अपना आपके टाइम को किल करने के लिए दिया है, तो प्लीज प्लीज आप अपना टाइम किल मत करना, अपने टाइम को बेटे सेव करना। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉमन टाइप के आईटी रिस्क। बेटे सबसे पहला ऑनरशिप ऑफ डेटा और प्रोसेस। देखो सारा डेटा सेंटर्स पे होगा, जब डेटा सेंटर्स पे बेटे डेटा चला जाता है तो उसका ऑनरशिप डिसाइड करना कि किसके कंट्रोल में है। क्या यूजर्स का डायरेक्ट कंट्रोल उस डेटा पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो डेटा सेंटर का मालिक होगा उसका उसके ऊपर कंट्रोल होगा, क्योंकि बैंक भी क्या करते हैं, डेटा सेंटर की फैसिलिटी किसी आईटी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं, तो आपका डेटा किसी और के जिम्मे चला गया। अब आइए ऑथराइजेशन प्रोसेस, कोई भी बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, तो इसमें ऑथराइजेशन प्रोसेस इसको रोबस्ट बनाना बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बेटे जिसमें आप पिन इस्तेमाल करते हैं, ओटीपी इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात बताइए कि मैंने अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अपने किसी रिलेटिव को दे दिया और बोला जाओ जाके आप पैसे निकाल के ले आओ। अब आप बताइए बैंकिंग तरीका में देखा जाए तो ये तो बहुत गलत है बेटे, कि हमारा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूज कोई और कर रहा है, मतलब आप ही ने दिया है उसे, लेकिन यूज तो कोई और कर रहा है बेटे। ये ऑथेंटिकेशन के खिलाफ है। आप फिजिकली जरा सोच के देखो, तो फिजिकली ये चीज नहीं हो सकता। आप बैंक में फिजिकली जाइए, तो आप अपने किसी आदमी को भेज दीजिए और बोलिए जाओ पैसे निकाल के ले आओ, नहीं दे सकता बैंक, नहीं देगा बेटे। तो देखो यहाँ पर है सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस होता है बेटे। अब सॉफ्टवेयर में इतने सारे इंटरफेसेस होते हैं, मतलब इतना ज्यादा इंटरमीडियरीज होगा, 75 से 100 कहा गया, इतने इंटरमीडियरीज होता है जिससे आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत कम्बरसम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज। रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन करना आपके लिए बेटे, जब आप कोर बैंकिंग सिस्टम में आते हो तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाता है। कस्टमर क्या चाहता है कि आप उसे कोर में, मतलब रियल टाइम बेसिस पे उसे आप इंफॉर्मेशन दीजिए। तो रियल टाइम बेसिस पे जब आप जानकारी नहीं दे पाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। यूजर का आइडेंटिटी मैनेजमेंट, देखिए अभी अभी मैंने आपको कहा
कि आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी और को दे दिए, बोला जाओ जाके पैसे निकाल के ले आओ, तो ऐसे में कैसे आइडेंटिटी मेंटेन होगा? तो आइडेंटिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है बेटे। अब आइए एक्सेस कंट्रोल पे आते हैं। क्योंकि सारा चीज एक जगह पर होता है, तो वहां पर ये मेंटेन करना, एक्सेस प्रॉपर कंट्रोल लगाना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है कि आप वहां पर, लेकिन बैंक करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस, जो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ के आए अभी। इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस, देखो इंसिडेंट हैंडलिंग का मतलब हुआ बेटे, यहाँ पर इंसिडेंट का मतलब डिजास्टर, जो डिजास्टर की हैंडलिंग होता है, ये भी एक बैंकिंग के लिए, कोर बैंकिंग के लिए चैलेंज है कि हम डिजास्टर्स को कैसे हैंडल करें। क्योंकि जो बेटे सिस्टम में ऑफलाइन मोड में काम होता है, डिजास्टर हैंडलिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कस्टमर तो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है इस समय। लेकिन कोर बैंकिंग में दिक्कत ये होता है कि जिस समय आप डिजास्टर को हैंडल कर रहे हो, उसी समय लाखों करोड़ों कस्टमर अलग अलग एरिया से आपके सिस्टम को यूज कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अलग अलग जगह से आपका सिस्टम का यूज हो रहा है। चेंज मैनेजमेंट, बेटे आज के डेट में आप अगर अपने सिस्टम को चेंज नहीं करोगे तो आपका सिस्टम ऐसे मार्केट में नहीं चलेगा। और चेंज करने जाते हो तो ये आपके लिए एक बिग चैलेंज क्रिएट करता है कि इतने बड़े सिस्टम को, खासकर लाखों करोड़ों लोग सिस्टम को यूज कर रहा होता है, उसी समय आपको सिस्टम को चेंज करना पड़ जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसके बाद है ऑपरेशनल रिस्क नेसेसरीली एक्सक्लूड बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस? सीबीएस में क्या क्या ऑपरेशनल रिस्क होगा बेटे? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क होगा, मतलब आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाना, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होना। अच्छा, प्रोसेस होगा तो गलत रिजल्ट देना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है, कस्टमर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हैक हो जाना, उसका मिसयूज हो जाना, उसको अनऑथराइज्ड पार्टी के द्वारा चेंज कर देना, डिलीट कर देना। तो बेटे इससे आपके बैंक का रिपुटेशन डैमेज होगा, कस्टमर्स का मनी का नुकसान हो सकता है। अब आइए लीगल रिस्क होता है बेटे, आप देखोगे मैक्सिमम जो बैंक्स होते हैं उनके जो क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, उनको छोटी छोटी बात पे भी या किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में डिस्प्यूट के कारण वो उसे कोर्ट लेके चले जाते हैं। कोर्ट में, तो कोर्ट में जब आप जाते हैं बेटे तो आप केस हार भी सकते हैं। केस हारेंगे तो कोर्ट आपको फाइन लगा देगा, जुर्माना लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लीगल रिस्क की बात बता रहा हूँ। बैंक ने दिया था मॉरेटोरियम का फैसिलिटी, मॉरेटोरियम का फैसिलिटी, लेकिन बैंक ने क्या कहा कि हम जितने महीने का मॉरेटोरियम देंगे उस पे हम आपको, उस मॉरेटोरियम पे हम फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे, जबकि उस मॉरेटोरियम में ऑलरेडी इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड था। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे। तो इस बात को लेके बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, केस हुआ, लेकिन ये बात अलग है बैंक जीत गया उसे, लेकिन कोर्ट में तो जाना पड़ा। तो ये लीगल रिस्क है। कंप्लायंस रिस्क होता है, अगर आरबीआई के द्वारा बताए गए कंप्लायंस को आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी बैंकिंग ऑपरेशन बंद हो सकती है। अब आइए पीपल रिस्क होता है बेटे, ये तो होता है कि जैसे आपका एम्प्लॉयज के पास लैक ऑफ ट्रेनिंग होना, एम्प्लॉयज आपका रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहा हो, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा हो, आपके एम्प्लॉयज का आउटसाइडर के साथ नेक्सस हो गया हो, मतलब आउटसाइडर के साथ मिल गया हो और वहां से आपके बैंक के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा हो। अब आइए इसके बाद है बेटे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिसमें आपको सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखिए, बैंक के पास ISO 27001, बेटे ध्यान देना, मैंने कहा ISO 27001 ये एक स्टैंडर्ड्स होता है, जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इशू किया हुआ है। अगर कोई बैंक इसके अकॉर्डिंगली अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन कर ले, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन कर ले, तो उस बैंक का ऑपरेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उस बैंक का ऑपरेशन
चालू हो सकता है, मतलब हर कंट्री में उसके ऑपरेशन का एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, उसके ऑपरेशन को लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो ISO 27001 का स्टैंडर्ड लगाया हुआ है बेटे। ठीक वैसे जैसे ज्वेलरी में हॉलमार्क का स्टैंडर्ड लग जाने से उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, राइट? लोगों में कंफर्मिटी होता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, प्योरिटी होगा। ऐसे ही सिक्योरिटी में अगर आपके पास ISO 27001 2013 ये ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ईयर है, ये अगर आपके पास लग जाए तो ये मान के चलो कि आपका जो एक्सेप्टेंस होगा वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर अब आप इसका सब प्रोसेस देखोगे तो इसके सब प्रोसेस में होगा ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ISO कहता है कि आपको सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना चाहिए, प्रोसीजर बनाना चाहिए, प्रैक्टिसेस बनाना चाहिए हर कंपनी को। फिर यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए, जिसमें यूजर को क्रिएट करना है, यूजर को सर्विस देनी है और लास्ट में यूजर को टर्मिनेट कर देनी है, लास्ट में यूजर को टर्मिनेट कर देनी है। यूजर को एक्सेस जो ग्रांट करेंगे वो हर अलग अलग यूजर को अलग अलग एक्सेस होगा। अब आ जाइए, अब फटाफट देखना, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस की सिक्योरिटी होनी चाहिए जहां डेटा स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी होना चाहिए जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। नेटवर्क की सिक्योरिटी होनी चाहिए जो दो सिस्टम को कनेक्ट करता है। और फिजिकल सिक्योरिटी होना चाहिए जैसे डोर पे जहां पर हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पर दरवाजे में ताला होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, CCTV लगा हुआ होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं इन द लाइन विद सजेशन ऑफ RBI मेसर्स ABC बैंक प्लानिंग टू ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एज एन IS ऑडिटर you are required to prepare a sample list of risk with respect to information security। कहता है आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए सैंपल लिस्ट ऑफ रिस्क को लिखो। तो बेटे देखो जो ISO के द्वारा रिस्क को कंसीडर किया गया है वो क्या क्या रिस्क है देखिए। पहला रिस्क है significant information resources may be modified inappropriately, disclosed without authorization, unavailable when needed। मतलब इसमें तीन चीज आ गया, CIA का ब्रीच हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब बेटे जब वो मॉडिफाइड हो गया इनअप्रोप्रिएटली तो इंटीग्रिटी ब्रीच हो गया। जब डिस्क्लोजर हो गया अनऑथराइज पार्टी के पास तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया। और जब वो अवेलेबल नहीं हो पाया जिस आदमी के पास जाना था इंफॉर्मेशन तो उसमें लैक ऑफ अवेलेबिलिटी कंसर्न आ गया। फिर आता है लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एसेट्स, potential loss of confidentiality, availability and integrity of data and system, user accountability is not established, user का accountability established नहीं होना, मतलब कोई भी काम होगा तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको बोले कि हाँ ये काम तुमने किया, ये तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि यूजर का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये पता ही नहीं है कि इस काम को किसे करना था। It is easier for unauthorized user to guess the password, क्योंकि आपका पासवर्ड छोटा था, आपका पासवर्ड सिंपल है तो यूजर इजिली गेस कर लेता है। ये भी एक आपके लिए चैलेंज है, थ्रेट है। unauthorized viewing, modification or copying of data, unauthorized use, modification or denial of service in the system, security breaches may go undetected। जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो अनडिटेक्टेड है। Potential loss of confidentiality, availability and integrity of data and system, inadequate preventive measure for key server and IT system, and unauthorized system or data access, loss of modification due to virus, worm, ये सब के सब आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क हुआ बेटे। अब इसका कंट्रोल्स होगा, जितना ऊपर आपने रिस्क पढ़ा उस सब के लिए यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल होगा। देखो पहला जो था कि इनएडवर्टेंटली चेंज हो जाता है, डिस्क्लोजर हो जाता है, उसके लिए हुआ कि सुपर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होना चाहिए और ये पासवर्ड हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। और इसमें जो चेंज होता है वो इनएडवर्टेंटली चेंज पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए। दूसरे के लिए था बेटे
सिक्योरिटी पॉलिसीज एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, जिसमें था बेटे ये वाला जो सेकंड वाला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसमें था लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन, मैनेजमेंट का डायरेक्शन ही नहीं है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए, तो कहता है उसके लिए गवर्नमेंट मैनेजमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए। फिर वेंडर का जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है उसको आपको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, कभी भी वेंडर का डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ऑल यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव यूनिक यूजर आईडी, हर यूजर को अपना यूनिक यूजर आईडी रखना चाहिए, राइट। All the identity of user is authenticated to the system through password, पासवर्ड के द्वारा authentication होना चाहिए। System owner authorize the nature and extent of user access privilege and such privilege are periodically reviewed by the system owner। आप अगर चाहते हो कि गलत यूजर के पास जैसे एचआर वाला सेल्स का डेटा एक्सेस ना करे, सेल्स वाला एचआर का ना करे, तो बेटे एक्सेस प्रिविलेज को हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉयज का प्रमोशन हुआ है तो उसी के हिसाब से उसके एक्सेस प्रिविलेज में चेंज होना चाहिए। एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा शुड बी लॉग्ड, मतलब जितने भी सेंसिटिव डेटा का एक्सेस है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए दोस्तों। एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस का डिवाइस होना चाहिए और नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर होना चाहिए जो कि अप टू डेट होना चाहिए। अब यहाँ पर है ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू टाइप ऑफ रिस्क इन द बैंकिंग सर्विसेज, यू बीइंग ब्रांच मैनेजर ऑफ सीबीएस लिस्ट आउट सम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। आपको बैंक में इंटरनल कंट्रोल बताना है कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल बैंक में होता है। बेटे देखो, सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल होगा मेकर और चेकर का कंसेप्ट होना चाहिए। सिस्टम ऑफ जॉब रोटेशन, आप एम्प्लॉयज के जॉब को रोटेट करते रहो, जिससे कि एक आदमी जब काम छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में आप भेजोगे उसे, तो उस डिपार्टमेंट में जो पहले काम कर रहा था उसके काम का वो चेकर बन जाएगा। उतना ही नहीं, जब आप लंबे समय तक एम्प्लॉयज को रखोगे कहीं पर, तो बाहर थर्ड पार्टी के साथ उसका आपस में कनेक्शन हो जाएगा, नेक्सस हो जाएगा, जो आपके लिए हार्मफुल होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब आइए, कहता है सिस्टम ऑफ जॉब रोटेशन के बाद फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ ईच ऑफिशियल पोजीशन इज फिक्स होना चाहिए। मतलब एक रोस्टर बना के लिख दो कि फलाना आदमी फाइनेंस का है, फलाना आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का है। ब्रांच मैनेजर पीरियोडिक कंफर्मेशन रिपोर्ट देना चाहिए, अथॉरिटी को भेजना चाहिए कि हम कंप्लायंस को कंफर्म कर रहे हैं, कंप्लायंस को हम मान रहे हैं। ऑल बुक्स आर टू बी बैलेंस पीरियोडिकली, जितना भी बुक्स है पीरियोडिकली बैलेंस होना चाहिए, और एक ऑफिसर जो होगा उसको ऑथराइज करेगा। डिटेल्स ऑफ लॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म, अगर कोई सिक्योरिटी फॉर्म लॉस हुआ है तो उसका इमीडिएट बेसिस पे मैनेजमेंट को रिपोर्ट जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फॉर्म है ये और लॉस हो रहा है, मिसयूज हो जाएगा। फ्रॉड प्रोन एरिया, जैसे करेंसी, वैल्यूएबल, डीडी, डिपॉजिट रिसिप्ट, इन सब में दो आदमी को कंट्रोल दे दो, क्योंकि एक आदमी अगर रहेगा और वो आदमी अगर बेईमान हो गया तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा बैंक का, लेकिन दो आदमी को दे दोगे तो नुकसान कम से कम होगा, राइट। इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट जरूर होना चाहिए कंट्रोल का। अब आता है बेटे यहाँ पर कि आईटी कंट्रोल्स क्या है बैंक में। वैसे हम देख रहे हैं May 19 अटेम्प्ट्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आईटी कंट्रोल्स पे आ चुका है। तो बेटे देखो, ये तो अब आने से रहा, अब आपको जो कंट्रोल आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला कंट्रोल आ सकता है। ये कंट्रोल एग्जाम में अभी फिलहाल नहीं आएगा, आईटी कंट्रोल्स, लेकिन फिर भी एक बार इसे रीड कर लेते हैं ताकि एमसीक्यू को टारगेट करने के लिए। देखिए, सिस्टम में लॉगिन और लॉग आउट मेंटेन होगा। बेटे जब आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो जो पिछली बार आपने लॉगिन किया था, जो पिछली बार लॉगिन हुआ था, वो सिस्टम उसका भी रिकॉर्ड आपको बता देगा कि लास्ट डेट में आप ये लॉगिन हुए थे, ये लॉग आउट हुए थे, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांजैक्शन जो डोरमेंट अकाउंट में पोस्ट होगा,
कोई भी ट्रांजेक्शन डोरमेंट अकाउंट में होगा उसको हॉल्ट कर दिया जाएगा, पहले सुपरवाइजरी पासवर्ड से उसे चेक किया जाएगा। सिस्टम चेक करेगा जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर लीन अकाउंट में से आप पैसा निकालोगे और वो पैसा लीन अमाउंट से नीचे चला जाएगा तो सिस्टम फ्लैशेस दे देगा, पैसा नहीं निकालने देगा आपको। एक्सेस टू सिस्टम अवेलेबल ओनली टू स्टिपुलेटेड सैटरडे संडे। अगर सेकंड सैटरडे है और लास्ट सैटरडे है तो आप आरटीजीएस एनईएफटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका आप यूज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल यूजर कैन एक्सेस ओनली स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज, फाइल्स एक्सेट्रा, नीड टू नो बेसिस पे आपको फाइल्स मिलेगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अनवांटेड सिचुएशन, जैसे लिमिट एक्सेस हो गया, रीएक्टिवेटिंग डोरमेंट अकाउंट, इन सब का पहले सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगा, उसके बगैर कोई भी आदमी डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव नहीं कर सकता, राइट। लिमिट को एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे मान लो मेरा 2000 का लिमिट है, हमने बैंक को बोला हमारे लिमिट को कृपया 4000 कर दिया जाए, तो ये वही आदमी करेगा जिसके पास सुपरवाइजरी लेवल का पासवर्ड होगा। सिस्टम, जब आप कुछ समय के लिए लॉगिन करके आप सिस्टम को छोड़ दोगे, यूज नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाएगा। एंड ऑफ डे प्रोसेस अगर ओवर हो गया है तो लेजर आप बगैर सुपरवाइजरी पासवर्ड का ओपन नहीं होगा। ये सब आईटी कंट्रोल्स है बेटे। अब है यहाँ पर व्हाट आर द गेटवेज थ्रू व्हिच enterprise can control the functioning, access and use of various menus and functions of CBS software। तो कितने गेटवेज हैं? तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 गेटवेज है जिससे आप इन चीजों को कंट्रोल करते हो, फंक्शंस को। एक कॉन्फ़िगरेशन, एक मास्टर, एक ट्रांजैक्शन, एक रिपोर्ट, राइट। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम एक्सेस रूल्स डिफाइन करते हैं डिवाइस और टर्मिनल के लिए। फिर यूजर का टाइप क्रिएट करते हैं कि कितने टाइप का यूजर होगा हमारे सीबीएस सिस्टम में। फिर हम ये देखते हैं कि कस्टमर का टाइप क्या होगा, डिपॉजिट टाइप क्या होगा, ईयर एंड प्रोसेस क्या होगा। फिर यूजर एक्सेस का प्रिविलेज देते हैं। फिर पासवर्ड मैनेजमेंट की बात होती है, पासवर्ड क्रिएट करना, पासवर्ड को स्टोर करना, पासवर्ड को रिवोकेट करना। फिर आता है मास्टर्स, इसमें हम 3 टाइप के मास्टर क्रिएट करते हैं, राइट। एक होता है कस्टमर्स का मास्टर, एक होता है एम्प्लॉय का मास्टर, एक होता है इनकम टैक्स का मास्टर। फिर ट्रांजैक्शन में जब जाते हैं तो इसमें डिपॉजिट के ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे ओपनिंग ऑफ अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, इंटरेस्ट एंड कंप्यूटेशन। फिर आता है एडवांस के ट्रांजैक्शन के लिए, ईसीएस ट्रांजैक्शंस के लिए और जनरल लेजर्स के ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर्स में बेटे कुछ फील्ड को सेट करते हैं। लास्ट आता है रिपोर्ट्स के लिए। अब रिपोर्ट्स के लिए क्या है तो देखिए यहाँ पर है समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डे, डेली जनरल लेजर, फिर एक्टिविटी लॉगिंग एंड रिट्राइविंग, reviewing, MIS report for each product or service, report covering performance and report of exceptions। ये सब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हो गया बेटे, जिस रिपोर्ट्स को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेट करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो सीबीएस का सॉफ्टवेयर, सीबीएस का सॉफ्टवेयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ पर कुछ रिस्क दिए गए हैं और कुछ कंट्रोल पूछ रहे हैं आपसे। एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। अब जैसे इसमें इंटरेस्ट इनकरेक्टली कंप्यूट हुआ, लीडिंग टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर इसलिए बताया, बैंक इंटरेस्ट देता भी है, इंटरेस्ट लेता भी है, इंटरेस्ट देता भी, इंटरेस्ट लेता भी है। इनअप्रोप्रिएट असाइनमेंट ऑफ रेट, रेट इनअप्रोप्रिएट हो गया, जैसे मान लो 7% इंटरेस्ट होना चाहिए तो 8% हो गया, 8 होना चाहिए तो 9 हो गया, इससे आपका लॉस होगा रेवेन्यू का। Absence of appropriate system validation may result in violation of business rule। आपके सिस्टम में appropriate system violation का कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे कि वायलेशन को आप चेक कर सकें। इनअप्रोप्रिएट रिवर्सल ऑफ चार्जेस, मान लो बैंक के सॉफ्टवेयर ने कोई चार्ज लगाया और ब्रांच मैनेजर ने उठा उस चार्ज को रिवर्ट कर दिया, हटा दिया उस चार्ज को। मल्टीपल लीन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट मे value multiple liens in excess of deposit value may result in inability to recover the outstanding in the event of default। मान लो जो liens है
अगर आपका डिपॉजिट मान लो विड्रॉल, जब 5,000 का लीन अमाउंट था बेटे और आपने विड्रॉल कर लिया 10,000 रुपये, उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए, आपने लीन वाले से नीचे तक का पैसा निकाल लिया, तो इससे क्या होगा, पैसा रिकवर करने में आपको मुश्किल होगा। Inappropriate security or control over the system parameter setting result in unauthorized or incorrect changes। फिर आता है failure to automate closure of NRE और NRO account, इसको आप ऑटोमेट नहीं कर पाए। Inappropriate set of account resulting in violation of business rule, failure to levy appropriate charges resulting in loss of revenue। अब बेटी ये सब देखो रिपीट हो रहा है, ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Inappropriate security or control over file upload transaction resulting in unintentional or inadvertent accounting errors, incorrect classification and provision of NPA resulting in financial misstatement, फेलियर टू लेवी अप्रोप्रिएट चार्जेस, आप चार्ज नहीं लगा पाए, फेल हो गए चार्ज लगाने में, रेवेन्यू का लॉस होगा। डुप्लीकेट एसेट्स रिकॉर्ड में भी क्रिएटेड, डुप्लीकेट एसेट्स का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना, ये भी आपके सिस्टम के लिए गलत होगा, बैंकिंग के लिए। अब बेटे इन सब के लिए यहाँ कंट्रोल्स है। देखो जितना आप ऊपर पढ़े हो उसी को पॉजिटिव बना के लिख दो तो ये सारा का सारा कंट्रोल्स हो जाएगा। तो कंट्रोल्स में वही है जो ऊपर आप पढ़ते हैं उसी को यहाँ पर कंट्रोल बना के आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर है बिजनेस प्रोसेस फ्लो, आपको बताना है करंट और सेविंग अकाउंट का। बेटे बड़ा सिंपल है, बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आप एप्लीकेशन देते हैं, बैंक का जो आपका एप्लीकेशन होता है उसमें KYC वगैरह का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो क्रेडिट टीम के पास जाएगा, जो क्रेडिट टीम होता है जिसको हम रिस्क टीम कहते हैं, क्रेडिट टीम और रिस्क टीम के पास जाएगा जहां पर आपका लिमिट वगैरह सेट हो जाता है। लिमिट सेट होने के बाद क्रेडिट टीम वेरीफाइज करेगा वर्दीनेस, और वर्दीनेस के बाद मतलब बोरोअर्स अगर आपको कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो है ना, फैसिलिटीज इन द कस्टमर अकाउंट, फिर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अलोंग विद फैसिलिटीज रिक्वेस्टेड आर प्रोवाइडेड। चाहे आप करंट अकाउंट के लिए गए या सेविंग अकाउंट के लिए गए, आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया जाता है, उसके बाद से आप इस सिस्टम का यूज करने लग जाते हैं। इसमें अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होता है करंट और सेविंग अकाउंट में, बेटे पहला तो रिस्क ये होगा कि जो क्रेडिट लाइन सेटअप हुआ है आपके लिए वो बैंक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बैंक का पॉलिसी कुछ और है और आपके लिए जो क्रेडिट लाइन सेटअप हुआ है वो बेटे कुछ और होना, ये आपका सबसे पहला रिस्क होगा। दूसरा, जो क्रेडिट लाइन सेटअप हुआ वो ब्रीच कर दिया, जो क्रेडिट लाइन सेटअप हुआ वो ऑथराइज नहीं होना और बैंक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होना। राइट, ये बात 2 बार लिखने हैं अपने को, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा कि यहाँ तक एक है और इसके बाद ये दूसरा है, लेकिन इन्होंने दोनों को 2 बार लिखा है। मास्टर जो डिफाइंड होता है क्रेडिट लाइन में वो प्री डिस्बर्समेंट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली नहीं होना, फिर इनएक्यूरेट इंटरेस्ट और चार्ज कैलकुलेट हो जाना, राइट, अनऑथराइज पर्सनल अप्रूव करना कासा के ट्रांजैक्शन को, जो ऑथराइज नहीं है बैंक में वो भी अप्रूव कर रहा है कासा के ट्रांजैक्शन को, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाना CBS सिस्टम में, ये हो गया आपका रिस्क एसोसिएटेड। इसका कंट्रोल की बात करोगे तो इसमें कंट्रोल वही होगा कि जहां पर हमने कहा था बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होना तो वहां पर कहता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना। जहां पर हमने कहा था कि अनऑथराइज वे में क्रेडिट लिमिट सेट करना तो कहता है ऑथराइज वे में होना। फिर कहता है एक्सेस राइट जो होगा ऑथराइज टू क्रेडिट लिमिट, वही बेटे एक्सेस राइट टू ऑथराइज कस्टमर मास्टर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज पर्सनल। इंटरेस्ट on fund-based facilities automatically calculated in CBS and segregation of duties होना चाहिए। Accounting entries are generated CBS basis facilities requested by customer and the basis defined configuration for those facilities in the CBS। इसके बाद है बेटे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस फ्लो। देखो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस फ्लो में एक तो होगा जब आप क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो इशू कराने में क्या होगा, एज लाइक एज कासा, बिल्कुल एज लाइक एज कासा, नथिंग विल बी चेंज, तो ये तो पूरा कासा की तरह होगा। अब आता है
कि जब सेल को ऑथराइज करते हैं क्रेडिट कार्ड में, ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन क्या हुआ, मान लीजिए आप गए बिग बाजार में जाके आपने सामान खरीदा, आपने वहां क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब वो क्रेडिट कार्ड दिया तो उसने कार्ड को स्वैप किया, स्वैप करते ही अब देखो ये इंफॉर्मेशन आएगा उस बैंक के पास, जो बैंक जिसमें हमारा बिग बाजार का अकाउंट होगा, जिसको हम एक्वायरर बैंक कहते हैं, तो उस बैंक के पास आएगा। उस बैंक से ये जानकारी जाएगा किसके पास, जो इशूइंग बैंक होगा उसके पास। वहां से फिर जानकारी जो कार्ड नेटवर्क कंपनी होता है उसके होते हुए वो जानकारी फिर ये वापिस आएगा। तो बेटे यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या वही यूजर है, क्या ये आईडी पासवर्ड सही है या नहीं है, इसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है तो इसका लिमिट कहीं पूरा तो नहीं हो चुका है। ये सारा चीज चेक करने के बाद या तो ऑथराइज किया जाएगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अब आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का प्रोसेस। बेटे जब लास्ट में दिन भर का जो ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन जो बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट होता है, जितने भी मर्चेंट है वो जमा करता है अपने बैंक को। उनका बैंक जो होगा वो एक्वायरर बैंक होगा, जो क्रेडिट का जो मर्चेंट है उसका बैंक एक्वायरर होगा, राइट। अब उसके बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगा, वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग ब्रांच को। इशूइंग ब्रांच क्या करेगा, जितना पैसा होगा उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेगा, वो पैसा वो और कार्ड नेटवर्क दोनों मिलके बांट लेगा। फिर उसके बाद वो बाकी रिमेनिंग पैसा एक्वायरर बैंक को भेजेगा। एक्वायरर बैंक क्या करेगा, मतलब वही कलेक्शन और क्लियरिंग हो रहा है यहाँ, कलेक्शन और क्लियरिंग। तो बेटे अब देखो एक्वायरर बैंक क्या करेगा, अब अपना कुछ चार्ज उसमें से डेबिट कर लेगा और बाकी जो पैसा होगा वो बिग बाजार के अकाउंट में डाल देगा। ये क्लियरिंग सिस्टम हो गया। अब इसके बाद इनके जो रिस्क और कंट्रोल्स है वो बेटे एज लाइक एज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कासा में आपने पढ़ा सेम इसके रिस्क और कंट्रोल्स होगा। वैसे इसके रिस्क और कंट्रोल्स का मई 18 में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है बेटे, राइट। और इसको मैं रीड भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बताया जैसा पहले होगा वैसा यहाँ भी होगा। अब आप देखो नवंबर 20 में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन। दो टाइप के मॉर्गेज लोन बताइए। तो बेटे मॉर्गेज लोन में यहाँ देखो, एक तो आपका है होम लोन और दूसरा आपका है टॉप अप लोन और तीसरा आपका है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। बेटे होम लोन जो होता है वो घर पे मिलता है, जो घर फिनिश्ड होता है, तैयार होता है। टॉप अप लोन जो होता है, आप अगर ऑलरेडी कोई लोन होम लोन लिए हुए हैं तो उसमें आप एडिशनल अमाउंट ले लेते हैं, उसे कहते हैं टॉप अप लोन। और लोन एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी बैंक देता है तो उसे कहते हैं लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद है डिस्कस द बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का काम कैसे होता है। बेटे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप अपनी रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई हमें होम लोन चाहिए, हमें मॉर्गेज लोन चाहिए। बैंक अपने मतलब जो उनका केवाईसी होता है वो केवाईसी का काम कर लेते हैं। उसके बाद लोन के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन को व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद वो क्रेडिट रिस्क टीम के पास जाता है। क्रेडिट रिस्क टीम आपका सिविल चेक करता है। सिविल चेक करने के बाद आपके हिस्ट्री चेक करने के बाद जब उसे लगता है कि इसे पैसा देना चाहिए तो ये अंडर राइटिंग टीम को लीगल वगैरह चेक करा लेता है। आपके जो घर का आप लेंगे लोन उस सब का लीगल वगैरह चेक होने के बाद वो अंडर राइटिंग टीम के पास चला जाता है। अंडर राइटिंग टीम क्या करता है, आपके लोन का चेक वगैरह प्रिंट करके फिर उसके बाद आपको बैंक में रजिस्ट्री के लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। वहां पर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री के टाइम में आपको पैसा मिल जाता है। और जो पेपर होता है घर का वो पेपर बैंक लेके अपने पास लेके चला जाता है। तो ये काम बेटे आपका लोन के प्रोसेस में होता है, होम लोन के प्रोसेस में होता है। अब यहाँ भी जो रिस्क वगैरह है बेटे वो ऑलमोस्ट वही वाला रिस्क होगा। देखो रिस्क में अब और कंट्रोल में बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर इनकरेक्ट कस्टमर्स एंड लोन डिटेल्स आर कैप्चर्ड, इनकरेक्ट लोन अमाउंट डिसबर्स्ड,
interest amount is incorrectly calculated and charged, unauthorized changes made to loan master data. लोन के मास्टर डेटा में अनऑथराइज चेंज हो जाना ये भी एक रिस्क है। इसके लिए कंट्रोल वही होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे देखो पहला था ना, तो कहता है सेकेंडरी रिव्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट टीम के द्वारा, सेकेंडरी रिव्यू परफॉर्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टीम मेंबर हु विल वेरीफाई द लोन अमाउंट दैट इज टू बी डिस्बर्स्ड। तो रिपीट हो गया। Interest amount is auto calculated by the core banking application basis loan amount and system enforced segregation of duties. Duty segregation का facilities होना चाहिए लास्ट वाले के लिए। इसके बाद बेटे आपका ट्रेजरी प्रोसेस है। देखो ट्रेजरी प्रोसेस जो होता है ना बेटे, ये बेसिकली आपका लिक्विडिटी से रिलेटेड होता है, कैश से रिलेटेड होता है, राइट। इसको हम लोग ट्रेजरी प्रोसेस कहते हैं। देखो यहाँ पर कहता है जनरल मिशन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज टू मैनेज द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस में लिक्विडिटी को मैनेज करना ये ट्रेजरी प्रोसेस का काम होता है। तो यहाँ पर है व्हाट इज द ट्रेजरी प्रोसेस, आल्सो डिस्कस द कोर एरियाज ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन विद इन अ बैंक। कोर एरिया क्या क्या होगा, तो ट्रेजरी का मतलब तो आपको बता ही दिया कि बेटे मैनेज करना लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस में लिक्विडिटी को मैनेज करना। This means that current and projected cash inflows and outflows must be monitored to ensure that there is sufficient cash to fund company operation as well as to ensure that excess cash is properly invested. जो कैश हमारे पास एक्सेस है उसको हम प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दें ताकि वहां से हमें पैसे आए। अब आ जाओ, अगर ट्रेजरी प्रोसेस में कितने कंपोनेंट होगा, तो बेटे 3 होगा, एक फ्रंट ऑफिस, एक मिडिल ऑफिस, एक बैक ऑफिस। देखो फ्रंट ऑफिस जो होगा बेटे, इसको हम डीलिंग रूम भी कहते हैं। यहीं से सारे डील होते हैं, यहीं से सारे ट्रेडिंग वगैरह का डील होता है। जितना भी ट्रेडिंग का डील होगा बेटे वो सब के सब यहीं से होगा, फ्रंट ऑफिस से होगा। अब देखो दूसरा हमारा क्या है, मिडिल ऑफिस। तो मिडिल ऑफिस का काम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेजरी अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स, input into regulatory reporting, producing the financial result, एनालिसिस एंड बजट फोरकास्टिंग, ये सब काम आपका मिडिल ऑफिस का हो गया। अब रिस्क मैनेजमेंट का काम ये भी मिडिल ऑफिस का हो गया। तो बैक ऑफिस का काम क्या हुआ, देखो बैक ऑफिस का काम होता है डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ ट्रेडिंग रूम और फ्रंट ऑफिस, मतलब ट्रेडिंग रूम को और फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करना बैक ऑफिस का काम होता है। वेरिफिकेशन बाय कंफर्मेशन, सेटलमेंट, checking existence of valid and enforceable ISD agreement, reconciliation of nostro account as soon as possible। ये सारा का सारा काम बेटे nostro account, देखो ISDA stands for International Swap Dealers Association and nostro account is a bank account held by a UK bank with a foreign bank, usually the currency of that country। इसके लिए nostro account होता है। हर कंट्री में बेटे, जैसे इंडिया है, अब इंडिया का अमेरिका में, तो यहाँ का रुपीज है, वहाँ का आपका डॉलर है, तो वहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। तो इस तरीके से नॉस्ट्रो अकाउंट के प्रोविजन होते हैं। राइए अब यहाँ पर है डिस्कस द बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ ट्रेजरी प्रोसेस। तो ट्रेजरी प्रोसेस का यहाँ फ्लो बताया हुआ है, बड़ा सिंपल फ्लो है। डील्स और ट्रेड्स फ्रॉम द काउंटर पार्टी, फिर आता है एफओ, dealer capture the deal, FO system trading platform, if the deal are correct, yes, no तो reject the deal। अगर yes होगा तो डील को प्रोसीड करो, आगे प्रोसीड करो। प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी सिस्टम बाय द मिडिल टीम, मिडिल ऑफिस के टीम, फिर कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय बैक ऑफिस, फिर इसके बाद सिक्योरिटीज फंड सेटलमेंट बाय बैक ऑफिस टीम एंड अकाउंटिंग लेजर फॉर प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद इसके रिस्क हैं और इसके कंट्रोल्स हैं। बेटे ऑलमोस्ट फिर बोलूंगा, वही रिस्क जो आप ऊपर पढ़े हो वही ऑलमोस्ट रिस्क और कंट्रोल यहाँ भी होगा। जैसे अनऑथराइज सिक्योरिटी सेटअप हो जाना, इनएक्यूरेट ट्रेड प्रोसेस हो जाना, अनऑथराइज कन्फर्मेशन प्रोसेस होना, इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज
incomplete, inaccurate data flow, insufficient funds are available for settlement, incorrect nostro payment are processed, right? इसके बाद इसके की कंट्रोल्स हैं, जो ऊपर आपने पढ़ा वो चीज अगर आप रोक देते हो तो वो कंट्रोल्स में जाएगा। अब आइए 36 नंबर्स का क्वेश्चन है, डिफाइन लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस ऑफ बैंक, also define classification of credit facility used by bank to offer loan and the trade finance। लोन एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस को यहां पर बताया गया बेटे। Business lending is carried out by bank offering various credit facility. Basically, various credit facility offered by bank are generally repayable on demand. A bank should ensure proper recovery of funds lent by it, acquaint itself with the nature of legal remedies available to it, and also law affecting the credit facility provided by it. The credit facility may be broadly classified as fund based credit facility और दूसरा होगा बेटे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। तो दो टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी हुआ, एक फंड बेस्ड और एक नॉन फंड बेस्ड। जो फंड बेस्ड होगा उसमें कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्टिंग, डिमांड लोन, टर्म लोन और बिल डिस्काउंटिंग। नॉन फाइनेंसिंग जो होगा, नॉन फंड बेस्ड जो होता है, इसमें आपका आ गया बेटे that is bank guarantees and letter of credit, LOC और LOG, ये नॉन फंड बेस्ड हो गया। इसके बाद बेटे दोनों में डिस्टिंग्विश है कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो, लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस। तो यहाँ पर है कस्टमर मास्टर क्रिएशन इन लोन एंड डिसबर्समेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है बेटे ये सिंपल प्रोसेस है, जो कि आप ऑलरेडी जैसे आपने कासा वगैरह में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से है कि आप बैंक में जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर से मिलते हैं, राइट? वहां पर आप एप्लीकेशन देंगे, फिर एप्लीकेशन में केवाईसी होगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रेडिट टीम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्रेडिट टीम फिर उसको चेक करने के बाद उसे रिस्क मैनेजमेंट टीम को भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से बेटे यहाँ पर जैसे ऑलरेडी वहां आपने किया हुआ है, सेम तरीके से यहाँ भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बेटे इसके जो रिस्क और कंट्रोल्स है, ये रिस्क और कंट्रोल्स भी कासा वाला जो रिस्क और कंट्रोल्स है वही रिस्क और कंट्रोल्स एज इट इज डिटो कासा और क्रेडिट कार्ड वाला जो रिस्क है वो आप एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, बेसल थ्री। देखो ये जो बेसल 3 है ये एक बेटे रिफॉर्म्स है बैंक में एक रिफॉर्म्स है। किस बात के लिए रिफॉर्म्स है कि बैंक में जो जितने सारे रिस्क अकर्ड होता है तो बैंक उसको कैसे बेयर करेगा, बैंक उसको कैसे झेलेगा उस शॉक को। तो ये एक तरीके से कह लो जैसे गाड़ी वगैरह में जर्क को कम करने के लिए शॉकर होता है, वैसे समझ लो बैंक में जो बैंक को, जैसे विजय माल्या उठा 9,000 करोड़ का झटका लगा दिया बैंक को, तो ऐसे ही नीरव मोदी झटका लगाया, मेहुल चोकसी लगाया, तो बैंक इस चीज को कैसे बेयर करेगा, इसके लिए बेसल 3 एक कमिटी था, जो कमिटी ने रिपोर्ट बना के दिया कि अगर इस तरीके से बैंक रिस्क को मैनेज करे, इस तरीके से बैंक अगर रिस्क को आइडेंटिफाई करे तो बैंक बड़े से बड़े रिस्क को भी झेल सकता है। इसके लिए बेसल 3 का बेटे बेसिकली रिपोर्टिंग सिस्टम है ये, राइट? अब आइए मेन बेसल 3 आपके एग्जाम वगैरह के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग में कहाँ होता है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। तो देखो अगर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखोगे तो बैंक के हर एरिया में आपका टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होगा। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां पर, क्योंकि आपको क्या बताया गया कि सीबीएस जितने भी बैंकिंग का ऑपरेशन है, सारे बैंकिंग ऑपरेशन में सीबीएस इन्वॉल्व है बेटे, कोर बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, और बगैर टेक्नोलॉजी का कोर बैंकिंग सिस्टम चलेगा नहीं। इसका मतलब आज के डेट में पूरा का पूरा आपका डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे हो गया है बैंकिंग में। अगर वो सेंट्रल प्लेस फेल हो गया
तो समझ लो सारा बैंकिंग का काम बेटे फेल हो जाएगा, आपका बैंक स्टैंड स्टिल हो जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आपके बैंक में बेटे बहुत ज्यादा है, बेटे बहुत ज्यादा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग पे आते हैं बेटे, लेकिन यहाँ नवंबर 19 के अटेम्प्ट में हम देख रहे हैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपके एग्जाम में। बेटे देखो यहाँ पर कहता है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस। इसके स्टेजेस को बारे में बताओ। तो मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस के ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, राइट। फिर भी एक बार देखना जरूरी होगा क्योंकि एमसीक्यू का सवाल है तो उसके लिए देखना जरूरी है। बेटे ध्यान देना, मैंने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, हम अपने इलेजिटिमेट पैसे को लेजिटिमेट बनाते हैं। जो पैसा हमारा क्रिमिनल सोर्स से आता है, गलत सोर्स से पैसे आता है, बैड मनी होता है, उसको हम लोग गुड मनी में कन्वर्ट करते हैं, लीगल लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनके स्टेजेस की बात करोगे तो सबसे पहला स्टेज होता है प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्रोसीड्स फ्रीक्वेंटली करेंसी फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम टू अ प्लेस और टू फॉर्म लेस सस्पिशियस एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द क्रिमिनल। सबसे पहले तो आप उस जगह से पैसा को लाते हैं, जैसे क्राइम वाला पैसा या जो इनडिसेंट मनी होता है उसको आप वहां से जनरेट करते हो। अब उसके ऊपर होगा लेयरिंग, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हो, छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे, मतलब अलग अलग लोगों को पैसा आप दे देंगे सिस्टम में। तो ये देखो ये पैसा आ गया व्हाइट में, जैसे 5 लाख रुपया था तो 5 लाख रुपया को आपने 40-40 हजार करके 10-20 लोगों को बांट दिया। अब सारे लोगों को पैसे दे दिया, उसको बोला अपने अकाउंट में जाके जमा कर दो, वो अपने अपने अकाउंट में जमा करेगा, अब वो पैसा व्हाइट हो गया। क्योंकि 50 हजार से नीचे है तो गवर्नमेंट या बैंक कुछ पूछेंगे भी नहीं उसे। अब आइए फिर वो पैसा होगा इंटीग्रेट। अब वो सारा पैसा क्या होगा, वो आपके पास बाय चेक के माध्यम से फिर से आपके पास वो पैसा आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन, राइट। तो प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है और फिर दैट इज इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर डिस्क्राइब द टर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। तो यहाँ पर बेटे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके लिए बेटे लॉ भी बनाए हुए हैं, राइट। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे कानून हैं। जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत सारे कानून बना रखा है और डे बाय डे बेसिस पे बेटे बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, वो जेल भी जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर मई 18 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया बेटे साइबर क्राइम से रिलेटेड कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम की कितनी कैटेगरीज है। देखो अगर किसी कंप्यूटर में फिजिकल गए बगैर वहां का डेटा चुरा ले, वहां के डेटा को टेम्पर कर दे, वहां के सिस्टम को हार्म कर दे, तो इससे हम साइबर क्राइम कहेंगे। जो नेटवर्क के माध्यम से होगा, जिसमें हमें सिस्टम जाने की जरूरत नहीं पड़ता, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ता। अब साइबर क्राइम की कितनी कैटेगरीज हैं, तो देखो पहला कैटेगरी कहता है जिसमें आप इनपुट को मैनिपुलेट कर देते हैं, आउटपुट को मैनिपुलेट कर देते हैं, थ्रूपुट को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसमें आप इमेजेस को चेंज कर देते हैं, डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जिसमें आप डेलिबरेट डैमेज कॉज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को वायरस डाल के, जिसमें आप अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर बाय हैकिंग, आप हैकिंग कर दे पासवर्ड चुरा लेते हैं कंप्यूटर का, ये सब साइबर क्राइम है। जिसमें आप अनऑथराइज रिप्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, आप कंप्यूटर प्रोग्राम को रिप्रोड्यूस, मान लो मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, आप उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद है बेटे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को डिफाइन करना है। Banking Regulation Act 1949, legislation in India that regulates all banking firms in India. The Act provides a framework using the commercial banking in India. The Act
of the Reserve Bank of India, the power of licensed bank, have regulation over the shareholding and voting rights of shareholder, supervise the appointment of the boards and management, regulate the operation of the bank, and so on. Initially, the law was applicable only for banking companies. In 1965, देखो दो डेट याद रखना है, एक 1965, the act was amended to include the cooperative banks. cooperative bank को include किया गया, right, by adding section number 56. The banking act was supplemented to the previous act relating to the banking. RBI has been proactive in providing periodic guidelines to the banking sector on how IT is deployed. कैसे IT बैंक में deployed होगा, RBI का time to time guideline आते रहता है इसके लिए, right? अब देखो यहाँ पर है describe negotiable instrument act 1881, negotiable instrument act. तो बेटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इसलिए इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस केवल हम इतना बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि सिंस द डेफिनेशन वाज इंसर्टेड इन ईयर 2000, it is understandable that it has captured only digital signature and asymmetric crypto system dealt under the section 3 of IT Act. जो सेक्शन 3 IT एक्ट का वो डिजिटल सिग्नेचर को डील करता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को डील करता है. सो सिंस IT एक्ट 2000 हैज बीन अमेंडेड इन ईयर 2008 टू मेक प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आल्सो, सो दिस रिक्वायर सुटेबल अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड. इन दिस रिगार्ड मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अब थोड़ा सा चेंज होगा. चेंज ये होगा कि जहां पर हम फिजिकल चेक साइन की बात करते थे, अब हम वहां पर डिजिटल साइन की बात करेंगे. डिजिटली साइन भी हो सकता है. यहाँ पर है आरबीआई के 3 फंक्शंस को आप डिस्क्राइब करें. नवंबर 18 के अटेम्प्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ चुका है. आरबीआई बेटे मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जितने भी बैंक्स हैं उनका सबका मॉनिटरिंग अथॉरिटी है. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, उसके रेगुलेटर और सुपरवाइजर है. और इशूअर ऑफ करेंसी, जितना करेंसी इशू होता है वो सब के सब आरबीआई ही इशू करते हैं, कोई और इशू नहीं करता बेटे. उसका इशुएंस आरबीआई के द्वारा ही होता है. अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर जो एमटीपी में आया हुआ है मॉक टेस्ट पेपर में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है बेटे? जन सेवा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश्ड इन 2008, opened current account in ABC Bank on 1st February 2008. Following transaction were made in Jan Seva in the month of July 2012. देखो यहाँ पर 1st February 2008 यहाँ पर इन्होंने अकाउंट ओपन किया, और इन द मंथ ऑफ जुलाई 2012 ये ट्रांजेक्शन वहां पर देखा गया. 3 जुलाई को 5 लाख रुपए, 9 जुलाई को 2 लाख रुपए, 28 जुलाई को 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए. अब बेटे यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए कहता है एग्जामिन द गिवन सिचुएशन, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. राइट. अब इसका आंसर क्या है बेटे? देखो इसका आंसर थोड़ा अच्छे से देखना है. The case is based on section 12 and 13 of Prevention of Money Laundering, PMLA 2002. Read the rule 3 and 4 of the Prevention of Money Laundering Act, rule 2002. Every reporting entity shall maintain a record of all transactions, including information relating to cash transactions which are internally connected to each other and which have been individually valued below rupees 10 lakhs or its equivalent in the foreign currency, where such series of transactions have taken place within a month, and monthly aggregate exceeds an amount of 10 lakh rupees or its equivalent in foreign currency, the principal officer of reporting entity shall furnish information in respect of such transaction every month to the director. डायरेक्टर को ये चीज देना है by the 15th day of the succeeding month. अगले मंथ के 15 तारीख तक ये रिपोर्ट डायरेक्टर को देना है. So as per the above law, देखो यहाँ पर
5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख बराबर 10 लाख मेड बाय जन सेवा इन द मंथ ऑफ जुलाई 10 lakh rupees not exceeding to the लिमिट को एक्सीड नहीं किया, सो देयर इज नो नीड टू इन्फॉर्म सच ट्रांजेक्शन टू ऑथोरिटी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटे जैसा कि आप जानते होंगे बैंक को बताया गया है कि अगर 50,000 या उससे ऊपर का रुपया कोई जमा करता है अकाउंट में तो आप इनकम टैक्स ऑथोरिटी को बताएंगे, हर ट्रांजेक्शन की डिटेल बतानी पड़ेगी। तो ऐसे ही फॉरेन करेंसी से अगर कोई पैसा आता है तो 10 लाख या उससे ऊपर के रुपए पे 10 लाख से ऊपर पे आपको अथॉरिटी को बताना है, लेकिन यहाँ जन सेवा को 10 लाख से कम आया इसलिए उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है बेटे? देखो कहता है दिस सेक्शन स्टेट दैट whoever directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assets, knowing is a party or actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, crime से connected है, including concealment, possession, acquisition or use and projecting, claiming it as unattended property shall be guilty of offense of money laundering। कोई भी आदमी हो जो जानबूझ के जानते हुए लेकिन वो क्लेम कर रहा है ये अनअटेंडेड प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे कोई सामान ले जाके कहीं पर छोड़ देना, तो अनअटेंडेड प्रॉपर्टी, तो उसको गिल्टी इस सेक्शन के द्वारा उसे मतलब इसके लिए गिल्टी माना जाएगा वो पर्सन को। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 है बेटे, रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन अ रिकॉर्ड अंडर चैप्टर 4 of PMLA। Section number 12, reporting entity to maintain records. Provision of this section made chapter 4, obligation of banking companies, financial institution and intermediaries of PMLA। हर एंटिटी को रिपोर्ट मेंटेन करना है, maintain a record of all transaction including information recording to transaction relating to transaction covered under clause B in such a manner। बेटे ये लॉ वाला पार्ट है, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको रीड कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ रीड करोगे तो अच्छे से रीड करोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सेक्शन नंबर 63 है, पनिशमेंट के ऊपर है, पनिशमेंट के ऊपर है, तो ये लॉ है। सेक्शन नंबर 70 है बेटे, ये ऑफेंसेस के ऊपर है कि क्या क्या ऑफेंसेस होता है, राइट। इसके बाद है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि आईटी एक्ट जो होता है बेटे वो जितने भी ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन होगा, जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होगा उसके लीगल वैलिडिटी के लिए यहाँ पर आईटी एक्ट बना है। आईटी एक्ट में रूल 2011 है जो कि प्राइवेसी कंसर्न के लिए है, प्राइवेसी कंसर्न के लिए रूल 2011 बना हुआ है बेटे, राइट। अब यहाँ कहता है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000, जैसे सेक्शन नंबर 43 है तो यह पेनल्टी एंड कंपनसेशन टू डैमेज कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, यह है फेल्योर टू प्रोटेक्ट डेटा। सेक्शन नंबर 65 है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 66 है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग। ये सब आप डिटेल में भी पढ़ते हैं बेटे। कहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल में, बोलिए कहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल में, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। फर्स्ट में नहीं या फोर्थ में? फर्स्ट में या फोर्थ में? फर्स्ट में नहीं, फोर्थ में। फर्स्ट में पढ़ते हैं सर। अच्छा फर्स्ट में, फर्स्ट में सर। फर्स्ट में। हाँ पहले फोर्थ में था, फर्स्ट में आ गया है। तो ये वहां से बेटे फर्स्ट जब पढ़ोगे तो डिटेल में इसको पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 43 है सेंसिटिव और पर्सनल डेटा एसपीडीआई, यही रूल 2011 के अंदर आता है, ये है ना, कि क्या क्या चीज जो होना चाहिए वो पर्सनल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। तो देखो पासवर्ड को सेंसिटिव पर्सनल की कैटेगरी में रखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ कंडीशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इन सब के सबको क्या रखा गया बेटे? सेंसिटिव और पर्सनल की कैटेगरी में रखा गया है। एक्सप्लेन द प्राइवेसी
पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू आईटी एक्ट। अब प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में क्या कहता है, every bank capture financial information of customer as per definition of IT Act. It is mandatory to ensure security of पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए ISO 27001 स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने चाहिए, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। ISO 27001 आप लोगों को मैंने कहाँ पढ़ाया था बेटे? आज ही पढ़ाया है, बताइए कहाँ पढ़ाया था हमने? ये स्टैंडर्ड्स होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। देखो आपको 2 चैप्टर हमने रिवाइज करवाए हैं बेटे, बाकी अब 12 बजने वाले हैं। आप लोग अब क्या करोगे? अभी कब तक पढ़ने वाले हो आप लोग, ये बताओ मुझे। अभी सो जाएंगे या पढ़ेंगे? अभी तो पढ़ेंगे सर। अभी पढ़ेंगे, थोड़े सो जाएंगे 12:30 तक। ओके, तो आप एक काम करिए, अभी आप जितना देर पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 3 की पढ़ाई कर लीजिए एक बार। ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने बताया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ने हैं। आपको बिल्कुल अभी ऐसा नहीं कि वो रटने वाला काम मत करना बेटे। अभी 1-2 बात ध्यान रखना एग्जाम में बच्चे, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप EIS को अटेम्प्ट करना। किसको अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले? EIS को। SMP से मत चले जाना पहले। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन में जैसा भी मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन में छोटा सा ही पार्ट होता है जो एक्चुअल में क्वेश्चन का मेन पार्ट वही होता है। तो आप उस मेन पार्ट पे ना, जैसे क्वेश्चन पेपर हो आप उस पे पेंसिल चला देना, जहां मेन पार्ट दिखे उस पे फट पेंसिल चला देना बेटे, ताकि वो चीज आपका हाईलाइट हो जाए, ताकि आप कोई गलती ना करें। क्वेश्चन पढ़ने में कभी गलती मत करना, क्योंकि कई बार होता है बच्चे क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, जिसके कारण वो एग्जाम में सही नहीं कर पाता है। अब आ जाइए, जो भी आपका MCQ का क्वेश्चन होगा बेटे, MCQ क्वेश्चन को बहुत बारीक से करना, बहुत बारीक से। आता हुआ क्वेश्चन भी लोग गलत करके आ जाता है जल्दी में, तो MCQ को कभी भी जल्दीबाजी में मत करना। बहुत ज्यादा उसमें कहते हैं ना सातिर वाला दिमाग लगा होता है उसमें, उसके जो ऑप्शंस होता है, तो बहुत बारीक से ऑप्शंस को पढ़ना है, ऊपर के स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर जवाब देना है MCQ का। जवाब देने से पहले एक बार फिर से चेक कर लें MCQ को, क्योंकि MCQ का एक बार जब आप जवाब दे देते हैं तो फिर उसे पलट नहीं सकते आप। ये नहीं है कि आपने कट कर दिया, तो MCQ का जवाब बहुत बारीक से देना है। एक बार आंसर सोचा, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर जाके आंसर देंगे, तो ये आप MCQ में। बाकी इसमें हेडिंग को बेटे वही लिखना है, बाकी बॉडी आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैं पूरा बता रहा हूं आपको, यू आर टोटली फ्री कि बॉडी को आप अपने हिसाब से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग वही लिखना है, हेडिंग बुक वाली लिखनी है, बॉडी अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, ऑल दी बेस्ट। अगर जरूरत पड़े बेटे, कल 2 बजे से पेपर होगा ना? यस सर। जी सर। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो बोलना, हम सुबह में भी एक सेशन लगा सकते हैं, राइट। आप लोग हमें जितने बच्चे हो सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, जरूरत पड़े तो आप हमें मैसेज कर देना। हम आपकी क्लास 7 बजे सुबह से शार्प लगा सकते हैं, 7 से 9 10 तक आपकी क्लास हम लगा सकते हैं। जरूरत पड़े तो हमें फट से मैसेज करना बेटे, किसी भी चैप्टर में, ठीक है। ये सर एक बार सुबह चैप्टर 3 करा देते बस, चैप्टर 4 तो हमने अपने एंड पे कर लिया, चैप्टर अच्छा 1 कर भी हो लिया, गया। तो चैप्टर 3 के लिए सुबह का टाइम रख लें। ये सर चैप्टर 3 के लिए रख लो आप। कितने बजे बताओ? जैसे सर आप जब फ्री हो, हम तो नहीं, आ जाएंगे। अभी मेरा फ्री नहीं, अभी आप अपना फ्री बताओ। मेरा नहीं, मेरा कोई शेड्यूल नहीं अभी। सर 8 to 11। 8 to 11, चलो जी सुबह सर। में 8 to 11 हम फिर से जुड़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए।
चैप्टर नंबर 3 के लिए तो जल्दी कर डेफिनेटली लेते हैं कराएंगे। फिर, और तो जल्दी कर लेते हैं यहाँ तक, या फिर जल्दी कर लेते हैं 7 to 10 जैसे। 7 to 10 कर लो, मैं तो 3 बोल ही घंटे रहा हूँ। थोड़ी लग जाएंगे वैसे भी एक चैप्टर करने में। हाँ जी बेटे, हाँ, तो 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम बस। हाँ ज्यादा 2 तो- घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। चैप्टर 3 में थोड़ा समय भी कम लगेगा, मतलब पेजेस ज्यादा हैं, लेकिन उसके काफी कॉन्सेप्ट जो है ना, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला, वो बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा। यस सर, फिर 8 बजे कर लेते हैं। यस सर 8 to 10 हो या जाएगा। फिर 8 बजे से 8 से ही कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा आप लोग भी लेट से उठो, सोओगे तो लेट उठोगे। आराम से बेटे सोना भी है, घबराना नहीं है। अच्छा एग्जाम जाएगा, आप देखना बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके बेटे, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, बाय गुड सर। नाइट बेटे, गुड नाइट।